चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तरुण ग्रोवर है और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। और आज की क्लास के अंदर हम टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनकी, सबको हम डील करेंगे। लेकिन इस क्लास को देखने से पहले आपको टेंस के कॉन्सेप्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टेंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास आपने देख ली होगी। जितने भी टेंसेज हैं उनके स्ट्रक्चर और एग्जामिनेशन में जिस तरीके से एरर आता है, कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस लेके मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस क्लास को देखने से पहले उसको ज़रूर देख लें, तभी इस क्लास को देखें। अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो शायद आपको समझ में ना आए अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो। उसके अलावा मैंने आपको एक बात और कही थी कि इस जब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम किसी भी चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को करते टाइम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आए जो मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते टाइम नहीं समझाए हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि सारे आपको रूल्स वगैरह नहीं समझने होते हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत होती है। तो मैंने कहा था अगर थोड़ी बहुत उनकी वैल्यू होती है तो उनको स्किप तो कर नहीं सकते, पढ़ना तो उनको भी है। तो ये कहा था कि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आप उसको समझ लीजिएगा वहीं पे हाथों हाथ, ठीक है। तो जो मैं नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताऊं ना सेंटेंस के थ्रू, तो उसे नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास ली थी उसमें नहीं होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। एक चीज हम और कर सकते हैं, अभी जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मैं आपको अभी जैसे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जितने भी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस है पहले खुद से ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा फिर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातें मेरी क्लियर हो रही होंगी। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और फिर सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए जी शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर ली होगी। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है यू विल नॉट बी सक्सीडेड until you will emphasize at the dogma of hardship in life। तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, if, when, till, until, unless, as soon as long as। इनके बाद हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, क्योंकि ये टाइम या कंडीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं। इनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। यू हमारा प्लूरल है, तो ये वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, ही शी होता, तो ये एम्फेसाइजेस हो जाता। ठीक है जी, क्लियर है? चले। और हार्डशिप का मतलब क्या होता है? हार्डशिप का मतलब डिफिकल्टी, कोई ऐसी कंडीशन जो डिफिकल्टी पैदा करे आपके लिए। और डॉगमा का मतलब होता है अ सेट ऑफ बिलीव्स, है ना। जो चीजें हम मान लेते हैं और जो सही नहीं होती हैं कभी कभी, उनको हम बोलते हैं डॉगमा, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज हाई टाइम यू शुड लीव नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबींग। कुछ याद आ रहा होगा, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। इनके डायरेक्ट बाद अगर सब्जेक्ट लिखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या ये सेकंड फॉर्म है? नहीं, ये तो शुड है। लीव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, हमें चाहिए सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे बेटा क्या आना चाहिए? लेफ्ट आना चाहिए। इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट नाउ, अब वो सही समय है, आपको जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबींग, खुद की अच्छी सेहत के लिए। This property is belonging to me and I will possess the same next year as per the accord। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है बिलोंगिंग। कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको स्टेट वर्ब्स बताई थी, लाइक, हेट, लव, बिलोंग, याद आ रहा है, बिलीव, ये सब की सब क्या थी? स्टेट वर्ब्स थी। स्टेट वर्ब में कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, तो इज एम आर हटाओ, आईएनजी हटाओ, कौन सा टेंस आता था? सिंपल प्रेजेंट टेंस आता था। दिस प्रॉपर्टी सिंगुलर है, तो वर्ब को भी क्या करेंगे? सिंगुलर करेंगे। सिंगुलर करने के लिए क्या लगाएंगे उसमें? एस या ई एस, तो क्या बनेगा? दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन अ रियलिस्टिक वे। ऑल पीपल आर नोइंग, फिर से वही सेम चीज है, नो, ये हमारा स्टेट वर्ब होता है। याद आ रहा है कुछ? आई एम नोइंग यू नहीं होता, आई नो यू होता है। शी इज नोइंग यू नहीं होता, शी नोज यू होता है। क्योंकि नो क्या है? ये स्टेट वर्ब है, ये एक्शन को डिनोट नहीं करते। जो भी वर्ब्स स्टेट को डिनोट करते हैं उनमें हम कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते, क्योंकि स्टेट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। कुछ याद आ रहा हो तो नो भी उसी कैटेगरी का था। इज एम आर हटाया, आईएनजी हटाया, पीपल प्लूरल है, तो आगे वर्ब भी बेटा कैसी रहेगी? प्लूरल, नो रहेगा। हाँ कि ना? वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता। किसी भी चीज की वेरासिटी मतलब उस चीज की ट्रुथफुलनेस, सत्यता को हम बोलते हैं। ठीक है जी, चले, यस और नो?
चलो जी, वी डिड नॉट डिसाइड येट, तो ये आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको कुछ टाइम वाले वर्ड्स लिखवाए थे। आपको याद होगा कि हैबिट वाले मैंने अलग लिखवाए थे, वर्ब के सेकंड फॉर्म फिनिश्ड वाले टाइम अलग लिखवाए थे, अनफिनिश्ड वाले अलग लिखवाए थे। तो याद करो, सो फार, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, ये अनफिनिश्ड का टाइम है। अनफिनिश्ड का टाइम है तो अनफिनिश्ड की वर्ब होनी चाहिए, और अनफिनिश्ड की वर्ब हुआ करती थी हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जबकि यहाँ पे डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये फिनिश्ड का नेगेटिव है। हमें अनफिनिश्ड का चाहिए, अनफिनिश्ड के लिए हमको यहाँ पे हैव चाहिए और इधर हमको डिसाइडेड चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा वी हैव नॉट डिसाइडेड येट व्हाट हैज टू बी डन। समझ में आया? चलें आगे। अरे बोलो। चलो, रेपरकशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस को हम बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, अगला आपके सामने स्लाइड आ चुकी है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से इनको करने की कोशिश कीजिए। देखो, खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद से नहीं करेंगे तो फिर मेरा समझाने का और आपका समझने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इनको सोल्व कीजिए। चले, चलो जी, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे कर लिया होगा। आ जाइए समझने की कोशिश करते हैं। वही वाला आ गया है तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के डायरेक्ट बाद अगर सब्जेक्ट लिखा हो तो उसके बाद जो वर्ब आती है सेकंड फॉर्म में होती है, शुड आएगा नहीं, टेक फर्स्ट फॉर्म है, तो बेटा सेकंड फॉर्म यहाँ पे टुक आना चाहिए। इट इज हाई टाइम दैट टुक एनी फाइनल डिसीजन। इज माय पॉइंट क्लियर? यस और नो? चलिए सेवंथ को डील करते हैं। Boss will help you out in every situation as long as you will be the part of this company. कुछ याद आ रहा हो? if, when, till, until, unless, as soon as long as के बाद हम कभी फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्यूचर हो रखा है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और उसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा एज लॉन्ग एज और उसके बाद कहा यू विल बी दी पार्ट, यही लिखा है ना। अब हमको एक बात तो पता है कि एज लॉन्ग एज, इफ, वेन, टिल, अनटिल, अनलेस, इसके बाद फ्यूचर का नहीं आता, विल हटा दिया, आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस और नो? अब इस बात को समझना, यहाँ पे बी की फॉर्म बच गई। बी की सारी फॉर्म्स आपको ध्यान है, बी, एम और आर, ये हमारी होती थी फर्स्ट फॉर्म, हाँ कि ना। सेकेंड फॉर्म कोई आपसे पूछे तो आप कहते थे वॉज और वर। यस और नो? थर्ड फॉर्म बताई हुई है आपको क्या होती है, बीन होती है, बचपन में पढ़ते हैं ना, बी, वॉज, बीन। यस और नो? अच्छा, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होगी, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बीइंग लगाएंगे। फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस वाली होती है जिसे हम इज कहते हैं। क्लियर है? अब मुझे बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आता है इनके बाद, फ्यूचर नहीं आता है, तो इनमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली कौन कौन सी वर्ब्स है? सेकेंड फॉर्म तो नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, फोर्थ फॉर्म भी नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म आता है या फिफ्थ फॉर्म आता है। फिफ्थ फॉर्म वो एस या एस वाला सिंगुलर ही होता है, हाँ कि ना। अब यू के साथ क्या आता है? यू के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? बी आता है, एम आता है, आर आता है या इज आता है? इज तो नहीं आता, और ना ही बी आता, ना ही एम आता, क्या आता है? आर आता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा होना चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर दी पार्ट। और ये यू आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर हमारा यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ मैंने बेसिक्स के लेक्चर लिए हुए जिसमें बताया कब वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, कब मेन वर्ब होती है ना, तो वो क्लासेस देखना भी मैंडेटरी, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, इफ, वेन, टिल, अनटिल, अनलेस, ये सब के सब टाइम में कंडीशन बताने वाले वर्ड्स हैं। इनके बाद कभी भी फ्यूचर का यूज हम नहीं करते, लो जी फ्यूचर हटा दिया। आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी की सारी फॉर्म मैंने लिख दी, बी, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना ही ये होता, ना ही ये होता, ना ही ये होता, या तो ये होता है या तो ये होता है। इज हम लगा नहीं सकते यू के साथ, यू के डायरेक्ट बाद बी कभी आता नहीं है, एम आता नहीं है, बचा क्या? आर, और आर यहाँ पे लिख दी। आर के साथ और कोई वर्ब नहीं है, खाली आर ही लिखी हुई है, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है? फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। समझ में आया क्या? उम्मीद करता हूँ बातें मेरी एकदम क्लियरली समझ में आ रही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। बॉस विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन एज लॉन्ग एज यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। एट्थ को देखते हैं, सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपीयरिंग ऑन द स्टेज एंड प्लानिंग टू परफॉर्म हैमलेट। बहुत सारे परफॉर्मर्स स्टेज पे अपीयर हो रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? अपीयर के रिगार्डिंग भी कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। ये रब कैसे होगा?
ई से होगा, हाँ जी। तो कुछ अपीयर के रिगार्डिंग भी मैंने आपको कुछ बात बताई थी। मैंने कहा था अपीयर स्टेट वर्ब होती है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट वर्ब ऐसे होती हैं जिसके अंदर कभी कभी आईएनजी फॉर्म लग जाता है, याद आ रहा है? और जब उनके अंदर आईएनजी फॉर्म लगता है तो उनका मीनिंग बदल जाता है। वैसे तो अपीयर में आईएनजी फॉर्म नहीं आता था, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता था, क्योंकि जब उसका मतलब होता था प्रतीत होना, वो स्टेट वर्ब होता था। लेकिन मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस टेंस लग सकता है जब उसका मतलब होता था कि उपस्थित होना, यस और नो, प्रकाशित होना, पब्लिश होना। तो यहाँ पे उपस्थित होने की बात हो रही है, प्रेजेंट होने की बात हो रही है कि सेवरल न्यू परफॉर्मर्स स्टेज के ऊपर उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं सामने, टू कम आउट, यस और नो। इस केस में आईएनजी लग सकता था, कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब इसके अंदर नो एरर है, ये सही लिखा हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ऐसा बोलूं कि इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू विल फेल, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे अपीयरिंग का मतलब है प्रतीत होना। अभी ये स्टेट वर्ब है, इट अपीयर्स टू मी दैट, ऐसा होना चाहिए। तो मैं जब आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं जो मैंने सिखा दिए, क्योंकि वो नहीं पढ़े हैं तो इनको पढ़ने का मजा नहीं आएगा, और अगर आपने वो पढ़े हैं तो मैं कह रहा हूं बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है जी, चले, चलो जी आगे। He just has reached here after a long expedition and hiking at Himalayas. Expedition मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए हम यूज करते हैं, कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट बताना है, एडवर्ब का पॉइंट यहाँ पे आ गया, लेकिन जान लीजिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपका ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, जस्ट, ये सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। तो जस्ट की पोजीशन यहाँ नहीं, या बीच में आनी चाहिए, ही हैज जस्ट रीच्ड हियर। क्लियर है, समझ में आया, पक्की बात। चले आगे, चलिए जी। अगला आपके सामने है 10th। इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही हैज एंजॉयड द विंसम क्लाइमेटिक सिचुएशन इन दिस रीजन। हालांकि मैंने कंडीशनल्स आपको नहीं पढ़ाए हैं, कंडीशनल्स भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन टेंस के अंदर कंडीशनल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो साथ साथ सीखते चलिए यहाँ पे, ठीक है। अभी नहीं पढ़ाया लेकिन पढ़ा दूंगा। एक्चुअल में कंडीशंस होते हैं, 3 टाइप की कंडीशनल हमारे सेंटेंसेस होते हैं। जो फर्स्ट हमारा होता है, और एक सेकंड होता है, और एक थर्ड होता है। अभी जो क्वेश्चन है बस उससे रिलेटेड जानिए, जब कंडीशनल आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। ये स्ट्रक्चर होता है उसका, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपने सुना हो तो। और बगल वाले पार्ट में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, कंडीशनल बड़ा चैप्टर है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी फिलहाल बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लीजिए जितना बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं समझ में आए तो इन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और इसका मतलब होता है ऐसा हुआ होता तो वैसा हो गया होता। ये पास्ट के सिचुएशन के लिए आता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, इफ के साथ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वुड, फिर आएगा हैव, और आगे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वो टाइम पे आया होता तो उसने विंसम क्लाइमेटिक सिचुएशन को एंजॉय कर लिया होता। वुड हैव एंजॉयड आना चाहिए, मतलब सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट्स मेरे आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर चलने की कोशिश करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। तो आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट डिड ही से टू मी दैट डे ऑल दिस, अबाउट ऑल दिस। तो कुछ याद आ रहा है? व्हाट याद आ रहा है? व्हाट, हाउ, वेयर, ये वर्ड्स बहुत बार इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव्स का काम करते हैं। बेसिक्स की क्लास में मैंने पढ़ाया था, वो कंप्लीट वीडियो है 3 घंटे की, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। सेंटेंस को कैसे, सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सारी बातें बताई हुई है। तो उसी क्लास में बताया था कि जो व्हाट होता है ना, व्हाट, अगर इसके पहले एक सिंपल सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, एक सिंपल सेंटेंस आ जाए, और बीच में WH क्वेश्चन वाला कोई वर्ड आ जाए, तो वो जो WH क्वेश्चन वाला हमारा सेंटेंस होता है ना, उसके आगे का, वो भी सिंपल सेंटेंस में रहता है, इंटेरोगेटिव में नहीं रहता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा आई डू नॉट नो वट इज योर नेम, और एंड में लगाया क्वेश्चन मार्क। आई डू नॉट नो वट इज योर नेम, क्या ये सही है? गलत है। क्या होना चाहिए? आई डू नॉट नो वट योर नेम इज। योर नेम पहले आएगा, इज बाद में जाएगा। मेरा पॉइंट समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको।
बिल्कुल प्यार से समझना। मैंने कहा आई डू नॉट नो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम। हम जनरली ऐसा ही बोलते हैं लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। कैसा है? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है, पहले एक सिंपल सेंटेंस आया हुआ है, बाद में WH क्वेश्चन वाला आया हुआ है। तो इसमें सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप ही आता है। ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम, फुल स्टॉप ही आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं है, अपने पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आया। तो ऐसे इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जब अपने पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आते हैं ना, तो उस आगे वाले जो क्वेश्चन वाला जो सेंस दे रहा होता है उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना होता ही नहीं है, उसका इंटेरोगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता। उसमें असर्टिव वाला सिंपल स्ट्रक्चर ये आता है जिसमें सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो योर नेम आपका यहाँ होना चाहिए और इज आपका वहां होना चाहिए, और एंड में फुल स्टॉप आती है। ऐसे बनता है आई डू नॉट नो व्हाट योर नेम इज। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही ये क्वेश्चन का सेंस नहीं दे रहा है, ये इनडायरेक्ट है। एक होता है डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, अब आई डू नॉट नो नहीं बोलता, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, ये सही है, और एंड में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, व्हाट इज योर नेम। लेकिन ये जो लिखा हुआ सामने ये इनडायरेक्ट है, आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आया हुआ है, तो अब ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, पहले हमारा सिंपल सेंटेंस आया, उसके बाद WH वाला आ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में जाती है, तो सब्जेक्ट ही आएगा इधर और डिड उधर जाएगा। और आपको ये बात पता है क्या कि डिड का यूज या तो हम नोट के साथ करते हैं या हम क्वेश्चन मार्क के साथ करते हैं, या तो नेगेटिव में करते हैं या इंटेरोगेटिव में करते हैं। क्या यहाँ पे नेगेटिव है? नो। क्या यहाँ पे इंटेरोगेशन है? नो, क्वेश्चन मार्क भी दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब डिड भी नहीं आएगा। लेकिन पास्ट में तो बनाना है, तो ही को फिर उसके साथ हम क्या कर देंगे, से को सैड कर देंगे। तो आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट ही सैड टू मी। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, पहले सिंपल सेंटेंस लेके आया, बाद में WH क्वेश्चन वाला आया है, उसका इंटेरोगेशन से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब जाती है, वो सब ठीक था। लेकिन डिड का यूज या तो नोट के साथ होता है या इंटेरोगेशन में। नोट यहाँ पे है नहीं, इंटेरोगेशन यहाँ पे है नहीं, इसलिए डिड भी नहीं आएगा। लेकिन सेंटेंस को पास्ट तो बनाना ही है क्योंकि डिड यहाँ पे था, तो डिड को कुछ तो रिप्लेस करेगा ना, पास्ट का कुछ तो बनेगा, इसलिए से को आप क्या करेंगे, सैड करेंगे। आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट ही सैड टू मी दैट डे। हाँ कि ना? देखो ये चीजें बहुत बढ़िया चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इनको। देयर इज गोइंग माई ब्रदर, हेयर और देयर से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बाद जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और उसमें जो सब्जेक्ट होता है हमारा बाद में लिखा होता है। जैसे मैंने कहा, प्यार से समझिएगा, मैं बस स्टॉप पे वेट कर रहा था और बस आ गई, तो मैंने कहा हेयर इज कमिंग द बस, तो ये गलत है। ऐसे बोलते हैं हेयर कम्स द बस, देयर गोज शी, आपने सुने होंगे ऐसे सेंटेंसेस, लो आ गई बस, हेयर कम्स द बस, बोलते हैं ना ऐसा। तो हेयर और देयर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं अपने बाद कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो आगे होता है। ये सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्या करेंगे, देयर गोज माई ब्रदर। यहाँ प्लूरल होता तो गो कर देते। क्लियर है? चले 13th देखेंगे। आई विल इंटीमेट यू इन केस यू विल आस्क एनी हेल्प, इफ, वेन, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, इनके बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता, माइंड में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, यू प्लूरल है तो आस्क प्लूरल है। अब हमारा ये सही हो गया, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, याद करो बिफोर के इस तरफ हम यूज करते थे सेकंड फॉर्म, इस तरफ हम यूज करते थे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत ही डिटेल में टाइमलाइन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर बाद में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। यस और नो? तो बेटा आगे रीच्ड आना चाहिए, REACHED। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ। चलो, while she was studying I had been watching, याद करो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेकंड पॉइंट बताया था, एक तरफ ये हो और दूसरी तरफ वो हो, मतलब पैरेलल एक्शन कंटिन्यू हो पास्ट के अंदर, तो दोनों के दोनों में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते थे। कुछ याद आ रही है बात? while I was doing this work she was doing that work, दोनों के दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूस आता था। यहाँ तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है लेकिन यहाँ नहीं है, हटाओ इसे, हटाओ इसे, I was watching television होगा। while she was studying, जब वो पढ़ रही थी, मैं टीवी देख रहा था अपने दोस्तों के साथ मेरे कमरे के अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्की बात है? चलें आगे, चलो जी आगे।
हाँ भाई, खींचो भाई, फोटो खींचो इसकी, खींचो खींचो फोटो खींचो। By this time next year he has had settled himself in London. By this time next year साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है, yes और no। फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर का ही टेंस आना चाहिए, और यहाँ पे सेंस ये आ रहा है कि अगले साल इस समय तक वो लंदन में सेटल हो चुका होगा। तो याद करो, कोई एक्शन फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते थे। एग्जाम्पल याद दिलाऊं, by 2050 the robots will have taken control all over the world। 2050 तक रोबोट्स इस दुनिया पे कब्जा कर चुके होंगे। will have taken, shall have taken या will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बेटा ये गलत है, तो he will have settled, क्या आएगा, he will have settled, सेटल हो चुका होगा। The teacher told us what we should the teacher told us that we should stay at home if it rains। टीचर ने कहा कि हमें घर पे रहना चाहिए अगर बारिश होती है। पास्ट में कहा ना, तो पास्ट में चल रहा है सेंटेंस हमारा, तो इट रेन्ड होना चाहिए यहाँ पे। यस और नो, पक्का। चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। नीलम अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। इस बात को बिल्कुल प्यार से समझिएगा, जो एंड वर्ड होता है ये पैरेललिज्म को मेंटेन करता है। इसके इस तरफ जैसा टेंस होगा उसके उस तरफ भी वैसा टेंस होगा। इसके इस तरफ लेफ्ट साइड में जैसा वर्ड होगा राइट साइड में भी वैसा वर्ड होगा। अगर राइट में लेफ्ट में एडजेक्टिव तो राइट में भी एडजेक्टिव, लेफ्ट में वर्ब तो राइट में ही वर्ब। ये पैरेललिज्म को मेंटेन करता है। अगर ये पैरेललिज्म को मेंटेन करता है तो आप ध्यान से देखिए, अराइव्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कॉमा लगा हुआ, फिर डिड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो वैसे तो जो डिड होता है ना, वो हमारा नेगेटिव में और इंटेरोगेशन वाले सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो। लेकिन यहाँ पे डिड मेन वर्ब है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अभी कभी आप सोचो सर यहाँ तो नेगेटिव भी नहीं है, यहाँ तो इंटेरोगेशन भी नहीं है, यहाँ डिड कैसे आ गया, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डिड मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका, नीलम अराइव हियर, नीलम ने ही प्रिपरेशन करी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब वो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तब वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आता है, मेन वर्ब का सिनेरियो अलग रहता है। ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई डिड माई वर्क, अब डिड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, और सिंपल सेंटेंस में यूज किया हुआ, ना नोट है ना इंटेरोगेशन है, हाँ कि ना, क्योंकि आई डिड माई वर्क, डिड के साथ और कोई वर्ब नहीं है ना, सिर्फ डिड लिखी हुई है, तो वो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, वो मेन वर्ब है। सुन लो, तो यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या वो समझेंगे, ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये हैज कॉल्ड, ये तो अलग टेंस आ गया ना। जब इधर पास्ट का सेकंड फॉर्म, इधर पास्ट का सेकंड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहुंच गया, इधर भी कॉल्ड करेंगे, पैरेललिज्म को मेंटेन करेंगे, एंड है। तो नीलम अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन कॉल्ड ऑन वन ऑफ आवर इंटीमेट, इंटीमेट मतलब क्लोज फ्रेंड को बुलाया। ठीक है, चले 19th, आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विथ विच शी इज गिफ्टेड। अब इस पॉइंट को समझेंगे, ये जो अडोरिंग आपको दिखाई दे रहा है, याद करो, अडोर, लाइक, लव, हेट, ये सबके सब स्टेट वर्ब है, याद आ रहा है। स्टेट वर्ब में कौन सा टेंस आता था, कॉन्टिन्यूस टेंस आता था, बताया था, सॉरी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता था। कौन सा टेंस आता था, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता था। लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रक्चर और सिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि हैव आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2005। याद आया कुछ। अब यहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लगाएंगे, यहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, कुछ याद आ रहा हो तो। ऐसे करते थे, आई हैव नोन यू, कुछ याद आ रहा है, आई हैव नोन यू सिंस 2005, इसके पीछे कारण ये है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं, आई एम नोइंग यू, अब आई नो यू करेंगे इसे, अब आई नो यू करेंगे इसे, ये गलत है, नो करेंगे। तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस हटा के प्रेजेंट टेंस लगाते थे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्यों लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा इसके अंदर सिंस और फॉर भी मेंशन है। याद करो, सिंस और फॉर का यूज या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता था, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था, हाँ कि ना, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, अब वो तो यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईएनजी तो लेके ही नहीं आ सकता, नोइंग स्टेट वर्ब है, आईएनजी कैसे लेके आएगा, अब ये स्ट्रक्चर तो यूज कर नहीं सकते।
लेकिन इसके अंदर सिंस है, तो याद करो ना, सिंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते थे, तो मीनिंग मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। आई हैव नोन यू सिंस 2005, मैं तुम्हें 2005 से जान रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें 2005 से जानता हूं। यहाँ पे एक्शन नहीं बताना, स्पीड बतानी है कि जानता हूं, ना कि जान रहा हूं। ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, जो नए बच्चे कभी उनको लग रहा हो क्या बात बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से आधा पौना घंटा समझाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ याद आ रहा होगा। ऐसे ही वही वाला कॉन्सेप्ट है, खाली होता आई एम अडोरिंग यू तो आप करते आई अडोर यू, अब है आई हैव बीन अडोरिंग हर या आई हैव बीन अडोरिंग यू, तो अब इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हैव बीन वाला सेंस आ रहा है ना, हाँ कि ना, तो आई हैव अडोर्ड हर, क्या करेंगे? आई हैव अडोर्ड हर फॉर द वॉइस विद शी इज गिफ्टेड। अडोर्ड का मतलब होता है कि किसी को पसंद करना, किसी को लाइक करना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वॉइस की बात हो रही है। जो वॉइस उसको गिफ्ट के तौर पर मिली है भगवान से, उसके लिए मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्लियर है? चलिए 20th को देखेंगे। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। दो सिंपल सी बातें बताएंगे मुझे, दो सिंपल सी बातें। पहले विक्टिम कुछ बताएगा या पहले विक्टिम के साथ कुछ हुआ होगा? अरे कुछ हुआ होगा तभी तो बताएगा ना कुछ, तो जो चीज हुई होगी उसी को ही तो बताएगा। कि विक्टिम ने बताने की कोशिश करी कि उसके साथ क्या हुआ है, तो जो भी उसके साथ हुआ है वो पहले हो चुका है ना, तभी तो बाद में बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ। तो उसके साथ पहले हो चुका है, जो काम पास्ट के भी पास्ट में जा चुका होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके जाते हैं, तो हैड हैपेंड होना चाहिए ना। ये फर्स्ट एक्शन होगा, ये सेकंड एक्शन होगा, ये पहले हो चुका होगा, फिर उसी के बारे में ही उसने बताने की कोशिश की होगी। उम्मीद करता हूं मेरे सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके वीडियो को पॉज करके इनका बताइए एक बार क्या एरर बनता है, फिर इसको। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आइए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो हमारा 21st क्वेश्चन है उसमें लिखा है हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थर्ड कंडीशनल समझाया था। वैसे तो मैंने कहा था कि कंडीशनल अभी मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि जब आप पढ़ें तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो अभी कुछ मैंने थर्ड कंडीशनल के बारे में बताया था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है कंडीशन वाले पार्ट में, और रिजल्ट वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये हमारा थर्ड कंडीशनल होता है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ को हम ड्रॉप कर दें और हैड को हम यहां से यहां पे ले आए, सब्जेक्ट को यहां से हम यहां पे ले आए, और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज, और आगे सारा का स्ट्रक्चर एज इट इज। ये स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। अगर मुझे पता होता आंसर तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। इस बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, हैड आई नोन द आंसर। यहां क्या बोला था मैंने? इफ आई हैड नोन था, तब मैं बोल रहा हूं हैड आई नोन द आंसर, एक ही बात है। हैड आई नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो पहले लिखा है यहाँ पे हैड, फिर है ही, और फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या ये उसी के रिलेटेड है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के, हाँ कि ना? इफ ही हैड कम, कम केम कम भी थर्ड फॉर्म होती है। तो इफ वाला पार्ट है एक तरीके से ये, तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, है, तो इसके अंदर नो एरर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। She says that she will take her umbrella in case it will rain। कुछ याद आ रहा होगा, if, when, till, until, unless, इन सब के बाद हम कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इट्स सिंगुलर है तो आगे रेन्स कर देंगे, ठीक है। 23rd, if we had सुशांत in our team we would have won the match against your team।
एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये वर्ब वाला है, इसे अभी हम स्किप कर देते हैं। जब वर्ब चैप्टर आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हैड आना चाहिए। अब आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है कि ये हैड क्या होता है, हैज हैड क्या होता है, हैव हैड क्या होता है, ये दोनों आ भी सकते हैं नहीं आ सकते, जब दोनों साथ आते हैं इनके क्या मीनिंग होता है। वर्ब चैप्टर की जो क्लास आएगी उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा, तब इसको हम टैकल करेंगे, ठीक है। बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो कंडीशनल्स के और दूसरे चैप्टर्स के आ गए हैं, लेकिन अब उनको स्किप नहीं करेंगे, मैं बोलता चलूंगा ये दूसरे चैप्टर्स के हैं, ताकि जब दूसरे चैप्टर्स आए तो उन क्वेश्चंस को आप दोबारा देख लें। क्लियर है? चलिए 24th क्वेश्चन है, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अगर मैं तुम होता तो मैं चेयरमैन को बोल देता कि अपना मुंह बंद करो। अब इफ आई वॉज यू, जब कभी भी हम अनरियल कंडीशन की बात करते हैं, ये भी कंडीशनल का ही पॉइंट है, कंडीशनल चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, बोल दिया मैंने। जब कभी भी अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, अगर मैं तुम होता या अगर मैं वैसा होता, तो जनरली हम वर का यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इफ आई वर यू। जैसे मैंने कहा इफ आई वॉज अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूं ना, तो अनरियल सिचुएशन के लिए जनरली हम वर का यूज करते हैं, ठीक है। इफ आई वॉज यू नहीं, इफ आई वर यू, इफ आई वर अ बर्ड, है ना। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो अनरियल के लिए वर यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट कैसा क्यों ना लिखा हो, ही हो, शी हो, इट हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। चलो बाकी बता दिए, कंडीशनल आएगा तो क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। बहुत बढ़िया क्लास मैं पढ़ाने वाला हूँ कंडीशनल की भी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, याद करो नो स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब में प्रेजेंट टेंस हम लगाते थे, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाते थे, लेकिन इसके अंदर फॉर और सिंस भी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, तो आई हैव नोन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अच्छे से समझाया था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देखी होगी। ऑल द फ्लावर्स, सॉरी, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, फिर मैं समझाता हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आज ये जानते हैं, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। तो याद करो, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद हम कभी भी विल शैल का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो विल कैसे आ गया, रेन हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर से करेंगे वर्ब को, क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट तो आपने कुछ पास्ट का नहीं बताया था। मेरी बात समझना, बिफोर के दो टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, बिफोर के दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो बिफोर पास्ट वाला कॉन्सेप्ट के लिए आता है, और एक बिफोर हमारा सिंपल प्रेजेंट वाले कॉन्सेप्ट के लिए आता है। जब वो सिंपल प्रेजेंट वाले कॉन्सेप्ट के लिए आता है तो बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और बिफोर से पहले फ्यूचर टेंस होता है जनरली। और जब पास्ट वाला होता है तो याद करो इसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कह रहे थे सर आपने कहा था कि बिफोर के आगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो तब आती है जब दोनों तरफ पास्ट हो, लेकिन एक तरफ फ्यूचर है तो उस केस में ये बिफोर टाइम या कंडीशन वाला वर्ड होता है, इसके आगे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसा कि ये वाला सेंटेंस था, इसमें पहले फ्यूचर था, इसलिए आगे विल दोबारा नहीं फॉल्स आना चाहिए। अगर इधर भी पास्ट होता बिफोर के, इधर भी पास्ट होता, तब वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाले एक्शन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो 27th पे आते हैं, इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। फिर से वही थर्ड कंडीशनल आ रहा है, देखो आप नोट कर रहे हैं कंडीशनल में जनरली या मोस्ट ऑफ द टाइम आपका थर्ड कंडीशनली रिपीट हो रहा है, और वो इंपॉर्टेंट है और वो मैं सिखा चुका हूं। इफ के साथ अगर सब्जेक्ट और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बगल वाले क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, वो डेफिनेटली है, इसलिए नो एरर है। क्लियर? चलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। क्या मिस्टेक है इसके अंदर? बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको पैरेललिज्म मेंटेन करना है। क्या पैरेललिज्म? जैसे कि समझेंगे, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हाँ कि ना। इज सिटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आगे उसने बोला लिव्ड हेयर, लिव्ड कौन सा टेंस है? वर्ब की सेकंड टेंस है, हाँ कि ना। फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड, ये कौन सा? अच्छा ये पास्ट का था, लिख दूं यहाँ पे, ये पास्ट था, ये प्रेजेंट था, और ये फिर से हैज क्रिएटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ कि ना। कहने का मतलब इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट,
और यहाँ पे पास्ट कैसे आ गया फिर? जब एक ही टेंस चल रहा है तो आप उसे मेंटेन करेंगे ना बच्चे। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे पास्ट कैसे आ गया सेकंड फॉर्म? दूसरी बात, यहाँ पे फोर लिखा हुआ है और फोर और सिंस का यूज आप लोग जानते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ। हैज बीन लिविंग हियर और हैज लिव्ड भी बोल सकते हैं, और हैज बीन लिविंग और हैज लिव्ड दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि फोर और सिंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, जो कि हैज बीन लिविंग में बता रहा हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी, जो हैज लिव्ड में बता रहा हूं, दोनों में आ सकता है। लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा होता है फोर और सिंस के साथ? जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैज बीन लिविंग यहां पे आना चाहिए। क्लियर है? पक्की बात है 100%। वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम प्रेजेंट परफेक्ट से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तब लिखते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्टेट वर्ब होती है, याद करो। अदरवाइज आपने लिखना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, ये सेंटेंस सही है कि मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। फिर मैंने कहा कि आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस 2015, सेंटेंस का मीनिंग भी यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है कि मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। लेकिन दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? सही दोनों है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? पहले वाला है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि काम शुरू हुआ प्रेजेंट में और अभी भी चल रहा है। और टीचिंग यहाँ पे कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। जब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से फिर क्यों लिखे? जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होती है तब हमें चेंज करना होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2005, मैं उसे 2005 से जानता हूं। अब नोइंग गलती है यहां पे, इसलिए मीनिंग मेंटेन करने के लिए अब आप प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हो कि आई हैव नोन हिम सिंस 2005। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्या हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ में कोई गलती थोड़ी है, नहीं है ना। तो वो सही लिखा हुआ है, यहाँ पे हैज बीन लिविंग भी लिख सकते हो, हैज लिव्ड भी लिख सकते हो, लेकिन हैज बीन लिविंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि हैज बीन लिविंग में कोई गलती नहीं है। क्लियर है? लेकिन इतना मुद्दा समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस। चलें आगे, पक्की बात। चलो जी आगे चलते हैं। 29th क्वेश्चन, the secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2 mile walk every morning। उसकी अच्छी सेहत का राज इस तथ्य में है कि वो सनराइज से पहले उठता है और 2 माइल की जो वॉक है हर मॉर्निंग वो लेके आता है। तो ये तो फैक्ट बताया जा रहा है, हैबिट बताई जा रही है एक तरीके से, और जब हैबिट बताई जा रही है तो प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, ही गेट्स अप होना चाहिए, गेटिंग अप नहीं होगा। ही सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गेट्स कर देंगे। चले आगे 30th को देखते हैं। आई विल लेट यू नो एज सुन एज, देखते ही इस टर्म को देखते ही ये टाइम या कंडीशन वाला वर्ड है, विल नहीं आएगा, आई गेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पॉइंट मेरा आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर इसको समझते हैं। आप देख पा रहे हैं आपने एक चीज नोट की होगी कि एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट बार बार आ रहे हैं। वो क्या करवा रहे हैं? हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन में आएगा देखते ही एरर बता देंगे, क्योंकि आप एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था ना कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चीजें इंप्रूव होंगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो आओ 31st को देखते हैं। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। वो खुश प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो लंदन से उसके साथ रहने आए हैं। तो यहाँ पे सीम्स प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो आगे भी इसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंदन। वो खुश प्रतीत हो रहा है, खुश मिजाज उसका भी नेचर है। क्यों है? क्योंकि उसके पेरेंट्स आ गए हैं लंदन से उसके साथ रहने के लिए। क्लियर? चलें 32 को देखेंगे। इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। तो याद करो ये तो वही कंडीशनल आ गई, और कंडीशनल में इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और रिजल्ट वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वो रिजल्ट वाले पार्ट में होता है। लेकिन कंडीशनल वाले पार्ट में इफ के साथ वुड हैव लगा दिया, जबकि गलत है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। सब्जेक्ट आया, इधर ये हटाओ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये रहा थर्ड फॉर्म। ठीक है, इफ आई हैड डन दिस, अगर मैंने ऐसा किया होता, हैड डन दिस, तो आई वुड हैव डन रॉन्ग, तो मैंने गलत कर दिया होता। और देखो एंड के साथ फिर से सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, वुड हैव डिसअपॉइंटेड, तो अब हमारा यहाँ पे कंडीशनल जो है वो सेटिस्फाई हुआ।
तो वुड हैव नहीं आएगा, हैड डन आना चाहिए, थर्ड कंडीशनल था। 33rd, शी वॉज विद मी अप टिल नाउ सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। वो मेरे साथ थी अब तक तो उसे लेट आने के लिए डांटो मत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल प्यार से समझेंगे, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल के तौर पे बेसिक सेंटेंस समझो। मैंने कहा कि शी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स, शी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स अप टिल नाउ। पहले मुझे बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। शी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स अप टिल नाउ, तो आप बोलेंगे सर ये डेफिनेटली रॉन्ग है। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर सो फार, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, ऑलरेडी, जस्ट, सिंस, फॉर, ये सब के सब अनफिनिश्ड के टाइम होते हैं। हाँ बेटा, किसके, अनफिनिश्ड के। और जितने भी अनफिनिश्ड के टाइम होते हैं उसके अंदर अनफिनिश्ड वाली वर्ब आती है, लेकिन ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो फिनिश्ड वाली है। याद करो अनफिनिश्ड वाली कौन सी होती है, हैज, हैव प्लस वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब शी सिंगुलर है तो हैज कंप्लीटेड होना चाहिए था, हाँ कि ना। एक तो हैज लगाया और इसी की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, कंप्लीटेड बनेगी। अब इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। उसने बोला शी वॉज विद मी अप टिल नाउ। पहली बात अप टिल नाउ लिखा हुआ है, अनफिनिश्ड का टाइम है तो वर्ब अनफिनिश्ड की आनी चाहिए। अनफिनिश्ड की वर्ब होती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है वॉज। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि जो वॉज यहाँ लिखी हुई है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो ध्यान से देखिए वॉज के साथ और कोई वर्ब नहीं है, और कोई वर्ब नहीं है तो ये अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। और जब भी वॉज मेन वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, मैं याद दिलाता हूं। बी, एम और आर, ये फर्स्ट फॉर्म है। वॉज और वर, हाँ बेटा कौन सी फॉर्म है, सेकंड है। बी वॉज बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। बींग कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। और इज हमारी कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। अप टिल नाउ लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, वॉज मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये वही वाली बात होगी, देखो ऊपर वाली कि अप टिल नाउ लिखा हुआ था, चाहिए था ये, और लिखा हुआ था सेकंड फॉर्म। ऐसी सेम बात होगी, अप टिल नाउ लिखा हुआ है, चाहिए हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म। तो गलत हो गया ना, आना क्या चाहिए, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना। जैसे हमने हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, तो चलो यहाँ पे भी सही करो। शी के साथ पहले करेंगे यहाँ पे हैज, आगे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखा हुआ उसी की तो थर्ड फॉर्म आती है, तो जो लिखा हुआ उसी की तो थर्ड फॉर्म आएगी। वॉज तो सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। तो यहाँ पे वॉज हटा के क्या करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ। समझ में आया क्या, ये सेकंड फॉर्म थी, हैज लगाया, इसी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। तो शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई लिव्ड हेयर सिंस 1997, वही सेम वाली बात, फोर और सिंस का यूज कर रहे हैं। तो फोर और सिंस के यूज में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है जब तक उसके अंदर स्टेट वर्ब ना हो, हाँ कि ना। तो आई हैव बिन लिविंग हेयर ऐसा सही रहेगा, आई हैव बिन लिविंग हियर। वैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आई हैव लिव्ड भी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, गलती नहीं है, लेकिन क्यों रिप्लेस करना है जब आई हैव बीन लिविंग हम लिख सकते हैं तो। क्लियर, चलें, चलो 35। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये फैक्ट है, डेफिनेटली फैक्ट है। न्यूज़पेपर हमें उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जो पूरी दुनिया में होते रहते हैं, आज भी बताते हैं, कल भी बताते हैं, परसों भी बताते हैं, तरसों भी, नरसों भी, चरसों भी, हमेशा बताते हैं। तो बेटा टोल्ड नहीं आएगा, टेल आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए और ये प्लूरल था इसलिए टेल आया। चलें आगे, क्या बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, देखो बातें समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, समझे, पक्का। तुम लोग कुछ ये तो नहीं सोचते रहते बीच बीच में मैं जाम सा क्या मारता हूँ, ये जाम जो तूने पिला दिया, नहीं भाई ये जाम नहीं है। एक लड़का मुझे कहता प्लस वाली क्लासेस में, कहता कि सर ये मदिरा का सेवन करते हैं क्या आप बीच में, मतलब हद है, ठीक है, तुम्हें मदिरा का जाम लग रहा है क्या, और वो ऐसे पिया जाता है क्या, है मतलब
कुछ बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। और मदिरा का सेवन भाई हम नहीं करते हैं, ठीक है, मदिरा से कोसों दूर है। वैसे हमारे मास्टर जी इसे रंगीन जल कहा करते थे, है ना, जिसको पीने के बाद दुनिया रंगीन रंगीन दिखाई देती है, रंगीन जल। तो उससे परहेज करना ही ज्यादा बेटर है, हाँ कि ना। चलें आगे, चलिए जी समझते हैं, 36 की बात करते हैं। नाउ डेज, जैसे याद आ गई, हम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चखना खाते हैं, है ना। आपने देखा होगा ग्रुप के अंदर 5 लोग होते हैं, एक बंदा नहीं पीने वाला होता है ना। तो जो नहीं पीने वाला होता वो सारी नमकीन खा जाता है, फ्रूटी पी जाता है, तो वो मैं हूँ, ठीक है। चलो अब आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा सर आपके ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं जो खाते पीते रहते हैं। अरे पार्टी वगैरह में कहीं जाते हैं तो नॉर्मल ओकेजनली तो कोई ना कोई ले ही लेता है ना, कहीं पे भी जा रहे हैं पार्टी में ओकेजनली, लेकिन हम तो भक्त आदमी है बिल्कुल, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, देखते हैं सामने। Nowadays, he teaches maths because the teacher of maths has been absenting himself for a month. ठीक है, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो nowadays है या फिर at present है या फिर at the moment है, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी एक्शन को, जो एक्शन कंटिन्यू है उसको डिनोट करती है। तो आप नोट कर लीजिए, nowadays, at present, at the moment, ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। Nowadays he is teaching mathematics, आजकल वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। नाउअडेज आई राइट नोवेल, गलत है, नाउअडेज आई एम राइटिंग ए नोवेल। नाउअडेज आई टीच इंग्लिश, नाउअडेज आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्लियर, चलें। चलो जी, ये कंडीशनल की बात चल रही थी, तो याद करो मैंने आपको थर्ड कंडीशनल बताया हुआ है। एक बार मैं आपको फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल भी बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशनल ये होता है, इफ के साथ सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो बगल वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, यहां अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस अभी जानेंगे नहीं, कंडीशनल में ही जानेंगे, लेकिन अभी ऊपर से जान लो। ये फर्स्ट कंडीशनल, ये सेकंड। अगर प्रेजेंट टेंस है तो विल शैल आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड आएगा, और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है थर्ड वाला, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। याद आ रही है कुछ बातें, पक्का। चलो देखो, इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है तो बेटा बगल वाले पार्ट में विल होना चाहिए या वुड होना चाहिए, विल होना चाहिए ना, हाँ कि ना। और दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर वुड लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं पास्ट भी तो कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे वुड है तो पास्ट भी तो कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वुड को वुड क्यों नहीं लिखा रहने दिया और कम्स को केम क्यों नहीं किया, मैंने कम्स को कम्स ही क्यों लिखा रहने दिया और आगे वुड को विल ही क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस हम कहां से पढ़ना शुरू करते हैं, सेंटेंस हम लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं, ना कि राइट से। और जब लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं तो लेफ्ट से देखेंगे कम्स हो सकता है ना, इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आ सकता है ना, आ सकता है, तो आगे फिर क्या आएगा बेटा, विल आएगा। इफ अशोक कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वो आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। क्लियर, चलें। द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड, याद करो बिफोर के इधर आपका सेकंड एक्शन, इधर फर्स्ट एक्शन। सेकंड एक्शन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट एक्शन आता था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बेटा हैड आना चाहिए, पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बिफोर आ गया ना, पास्ट वाला देख रहे हो आप। चलो 39 को देखेंगे, बिलीव मी और नोट आई हैव नॉट ईटन एनी केक सिंस आई वाज अ चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग नोट करते हैं कि जो सिंस होता है ना, सिंस, मैंने कहा था फोर और सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है, हाँ कि ना। लेकिन एक सिंस का स्ट्रक्चर होता है, एक सिंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सिंस कभी लिखा हो इसके इधर भी एक क्लोज हो, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, और इसके इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तो इसके इधर हम यूज करते हैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में सिंस यूज किया, और इसके इधर जो क्लोज होता है उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे लॉजिक भी है, इस स्ट्रक्चर को आप लॉजिकली अप्रोच करेंगे। कैसे लॉजिकली अप्रोच करेंगे, पहली बात, क्या सिंस के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत बार हम करते हैं, जैसे कि आई हैव नोन हिम सिंस 2005। और आप लोग जानते हैं फॉर और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है, कोई गलती नहीं है, आ सकता है ना। लेकिन आगे इसके वर्ब के सेकंड फॉर्म आता है, और अब ये क्यों आता है मैं आपको बता दूं, इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। अगर आगे वर्ब लिखी है तो सेकंड फॉर्म आता है, अदरवाइज तो ऐसा ही लिखा होता है ना, सिंस 1991, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली, ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, वर्ब नहीं लिखी होती। लेकिन अगर वर्ब आती है तो सेकंड फॉर्म आती है, क्यों आती है ये लॉजिक जान लीजिए, आगे वाला पॉइंट तो आपको क्लियर ही है, ठीक है।
जैसे हम बहुत बार बोलते हैं सिंस 1991, बोल सकते हैं। आपको पता है कोई भी सन, कोई भी डेट, कोई भी मंथ के लिए हम सिंस यूज करते हैं। सिंस 20th जुलाई, सिंस 1991, या सिंस 20th जुलाई 1991, हाँ कि ना, है ना। अब एक बात बताओ, ये 1991 क्या फिनिश्ड का टाइम नहीं है? याद करो, फिनिश्ड की वर्ब्स कोई बताई हुई है? यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कोई मंथ दे रखा हो, कोई सन दे रखा हो, उन सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो कभी कभी क्या होता है, सिंस के बाद न्यूमेरिकल डिजिट ना देके सब्जेक्ट वर्ब वाला आपको कॉम्बिनेशन दे देता है। तो बात तो वही है ना, ये भी फिनिश्ड का ही तो टाइम होता है, सेकंड फॉर्म का ही तो टाइम होता है। तो न्यूमेरिकल डिजिट ना लिख के उसने क्या लिख दिया, उसने वर्ब लिख दी, तो वर्ब भी तो फिनिश्ड वाली आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए सेकंड फॉर्म आता है। समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, बिलीव मी और नॉट, आई हैव नॉट ईटन एनी केक सिंस आई वाज अ चाइल्ड। सिंस लिखा है, सिंस के इधर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डेफिनेटली है। तो आगे बेटा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। क्या ये वॉज सेकंड फॉर्म है? हाँ जी है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है। अगर ये मेन वर्ब है तो 5 फॉर्म में से कोई ना कोई एक फॉर्म होगी, डेफिनेटली होगी। कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। कैसे? बी, वॉज, बीन। बोलो हाँ। समझ में आ रही है बातें? चलो, आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश्ड, सिंपल सी बात है। अंटिल अनलेस के बाद इधर आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, अगर उधर फ्यूचर है तो। जब दो फ्यूचर के सेंटेंस जब दो फ्यूचर के क्लोज एक ही पार्ट में आ जाते हैं और उनमें किसी में से भी टाइम या कंडीशन बताने वाला वर्ड हो, तो आगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, जैसे कि इफ में, व्हेन में, टिल, अंटिल, अनलेस, एज सुन एज वाले केस में। हाँ कि ना? चलो जी, अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड्स आपके सामने। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैं थोड़ा सा ऐसे ही चलो करो करो, कोई बात नहीं। स्वाद बहुत लेते हैं। एक तो ना अभी मैं रिकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग में ना थोड़ा सा चीजें ऑकवर्ड हो जाती हैं। मतलब पता ही नहीं किससे बात कर रहे हैं, बस अपनी मस्ती में अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। एक ऑनलाइन होता है, लाइव चल रही होती है, तो आप लोग कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, एक अच्छा फील होता है। इस चीज का आप एहसास कराते हैं कि हम साथ हैं, आप मुझे समझ रहे हैं, मैं आपको समझ रहा हूँ। अब मैं खुद से ही सवाल करता हूँ, खुद से ही जवाब देता हूँ, है ना। कोशिश करता हूँ कि क्लास बोरिंग भी ना हो, लेकिन अब बंदा कितनी बातें बना लेगा मन से? क्या ही कर सकता, मन से कुछ कर सकता है क्या? इसलिए रिकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा आलस आता है, आलस इन द सेंस कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है। लाइव क्लासेस भी बढ़िया रहती है मेरे लिए, लेकिन वक्त नहीं है अभी। अभी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। अभी क्लासेस भी हैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जॉब करता हूँ, वो है। बाकी घर पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जो पर्सनल घर की चीजें हैं वो भी मैं मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैं ब्रेड अर्नर हूँ घर पे। मैं ही मेरा ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो क्या होता है ना, जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बहुत बार आप अब जो करना चाहते हैं लाइफ के अंदर वो नहीं कर पाते। मतलब जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको वो चीजें भी निभानी है। अब फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। सबको देखना है, मम्मी पापा भाई जितने भी हैं घर के अंदर मेंबर्स। अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करना है, अपने खुद के पर्सनल चीजों को भी मैनेज करना है। खुद की भी तो कुछ ड्रीम्स और गोल्स होते हैं, खुद की भी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, हाँ कि ना। तो लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि जब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो बहुत बार उसको अपनी ख्वाहिशें दबानी पड़ती है, मन मारना पड़ता है, और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाइए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभ रही है, तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम स्पेयर बचता है, तब अपने जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कीजिए, या आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको कीजिए, हाँ कि ना। पक्की बात है। चलें आगे। चलिए, तो मौका मिला अगर मुझे लाइव क्लासेस लेने का, तो कुछ टाइम बाद मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा। लेकिन पहले ये कोर्स आपको पढ़ा दूं, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। हालांकि मैंने पढ़ाने का सोचा था लाइव भी, लेकिन गला बीच में फिर काफी खराब हो गया था, बहुत ज्यादा ही खराब हो गया था, सर्जरी तक की नौबत आ गई थी। तो इसलिए मैंने बंद ही कर दिया था, क्योंकि गला है तो फिर सब कुछ है, वरना तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे भैया। एक ही चीज तो आती है ढंग से, पढ़ाना। तो गला नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे फिर, हाँ कि ना। चलो, ये बातें हम बाद में करेंगे, टॉपिक से डाइग्रेस नहीं करते हैं, अभी आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए बेटा बताइए इसके अंदर। इट इज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई इफ ही डज नॉट रिसीव टाइमली हेल्प। क्या आपको कंडीशनल ध्यान आ रहा है? क्या आपको फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल दोबारा से ध्यान आ रहा है? फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस, आगे फ्यूचर, इधर सेकंड फॉर्म आती है तो आगे वुड आता है। थर्ड भी याद दिलाऊं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ध्यान से देखिए कि आपको वही दिखाई दे रहा होगा।
इफ के साथ आपको दिखाई दे रहा है डज नॉट रिसीव, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आगे दिखाई दे रहा है वुड, कंडीशनल तो दिखाई दे रही है। अब कौन सी कंडीशन मेंटेन करें? अब हमने कहा था कि सेंटेंस यहां से पढ़ते हैं, लेफ्ट से पढ़ते हैं, तो अगर इधर वुड है तो इधर भी पास्ट आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब डिड होना चाहिए। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे वुड नहीं, यहाँ पे विल ही होगा। सर ऐसे कैसे? अब आप इसको देख के क्यों चेंज कर रहे हो सर, ये क्यों? क्योंकि आप ध्यान से नोट किए, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो आपको वहां पे जो पैरेललिज्म है, जो सेंटेंस का जो एसेंस चल रहा है उसे भी मेंटेन करना है, हाँ कि ना? तो ऐसे थोड़ी ये प्रेजेंट है तो आप इसे भी पास्ट कर देंगे, इसे भी नहीं कर सकते ना। पॉइंट समझ में आया? वैसे तो हम सेंटेंस को यहां से पढ़ते हैं, यहां से पढ़े तो वुड लिखा हुआ तो इससे डज नहीं डिड करना चाहिए, हाँ कि ना? लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इज भी लिखा हुआ है, अगर इज लिखा हुआ तो उसे आप प्रेजेंट में ही मेंटेन करना पड़ेगा, इधर आपको विल करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया होगा। इफ द मैनेजर हैड एक्टेड इन टाइम, देखो ध्यान से देखो, थर्ड कंडीशनल, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड तो है ना ही हैव है ना ही थर्ड फॉर्म है, तो हैव लगाया और लास्टेड लगाया, वुड हैव लास्टेड लॉन्ग। क्लियर है? इफ आई वॉज यू नहीं होता, इफ आई वर यू होता, अगर मैं तुम होता तो ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करता, ब्लंडर मतलब अ बिग मिस्टेक। ही इज गोइंग एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, एवरीडे की बात हो रही है, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, ही गोज एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर, कब से आप इंग्लिश सीख रहे हैं? तो फॉर और सिंस, फॉर और सिंस है तो वर और आईएनजी नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि आई वॉज लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years, गलत हो गया ना, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश आना चाहिए, और यहाँ पे लगा दिया वर। फॉर और सिंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए यू से पहले हैव आ गया है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर। ठीक है, चलो जी करेंगे इसे फटाफट देखेंगे। देखो अभी मैंने समझाए थे वो वाले कॉन्सेप्ट आ गए हैं। चलो जी आओ। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस, याद करो सिंस के इधर अगर आपका हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सिंस के आगे सिंपल पास्ट जनरली होता है, या तो न्यूमेरिकल डिजिट होगी या फिर वर्ब में होगा, वर्ब में होगा तो सेकंड फॉर्म लगाना, हैव नहीं आएगा। चलें, आई शैल राइट टू यू व्हेन, व्हेन आया है ना, इफ व्हेन टिल अनटिल अनलेस टाइम या कंडीशन वाले हैं तो प्रेजेंट नहीं आएगा, आई रीच बैंगलोर। इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड हाउ सोसाइटी विल इमर्ज अ जनरेशन हैंस, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कुछ वर्ब्स होती हैं जो तीनों फॉर्म में सेम रहती है, जैसे कि पुट, पुट पुट पुट, कट 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 कट, शट 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 शट, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि फोरकास्ट, तो फोरकास्ट 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 ना कि फोरकास्टेड, ब्रॉडकास्ट 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 ना कि ब्रॉडकास्टेड, समझ में आया? टेलीकास्ट 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 ना कि टेलीकास्टेड, तो ईडी फॉर्म आती ही नहीं है, तो इट कैन नॉट बी फोरकास्ट। ठीक है, चले चलो, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन करना, भविष्य के बारे में बता पाना। ठीक है, ही इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट, तो सिंस आया तो अब यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स और ही हैज रिटन नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट, सेकंड फॉर्म आया ना, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, तो आप इधर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ही हैज रिटन नॉवेल्स एवर सिंस। हालांकि दोनों से एरर फर्स्ट पार्ट में ही है, ऐसी कंफ्यूजन आपको एग्जामिनेशन में कभी नहीं देगा कि दोनों दे दे, कि आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में हैव बीन ही हैज बीन राइटिंग भी दे दे और ही हैज रिटन रिटन भी दे दे, ऐसा नहीं देगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो तीसरा भी गिवन होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। समझ में आया क्या? तो ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स कर लीजिए या फिर ही हैज रिटन नॉवेल्स कर लीजिए, बोथ आर सेम। ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट ही हैज बीन राइटिंग। विल यू प्लीज रिमाइंड हिम टू स्विच ऑफ द फैंस व्हेन ही लेफ्ट, क्या आप उसे रिमाइंड करवा देंगे पंखों को बंद करना जब वो जाएगा? तो व्हेन, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, इधर विल है तो इधर फिर प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, व्हेन ही लीव्स कहना चाहिए, व्हेन ही लीव्स। चले आगे, चलिए ये देखिए क्वेश्चंस, इनको सॉल्व कीजिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपने ये सॉल्व कर लिए होंगे। आज ये क्वेश्चन को डील करते हैं। Yesterday when the teacher has seen the students making a noise, he punished them, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है टाइम एक्सप्रेशन है yesterday और ये finished का टाइम एक्सप्रेशन होता है, तो वर्ब आती है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे ना ही सेकंड फॉर्म है,
हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे यहाँ पे, सॉ लगाएंगे, सी सॉ सीन, यस और नो। चलिए, ही ऑलवेज वांट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व्ड इट और नॉट। वो हमेशा से चाहता है क्या, बेस्ट फैसिलिटीज, चाहे वो डिजर्व करता है या नहीं करता है। तो ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है कि वो हमेशा से बेस्ट फैसिलिटीज चाहता है, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे। तो इसे हैबिचुअल एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। हैबिचुअल एक्शन में आप प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट, ठीक है, DESERVES, डिजर्व्स इट और नॉट, क्लियर। चले, चलिए, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क। याद करो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको पैरेलल एक्शंस बताया था कि दो एक्शंस जब एक साथ पास्ट में कंटिन्यू होते हैं तो दोनों में आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, याद आ रहा है। उसी के जस्ट बाद मैंने आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्शन बताया था कि अगर पास्ट में कोई एक्शन हो रहा हो और उस एक्शन के चलते चलते अचानक से पास्ट में कोई और एक्शन हो जाए तो वो होता है शॉर्ट एक्शन, उसमें आता है सेकंड फॉर्म, और जो चल रहा होता है उसके अंदर आता है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। यस और नो, पक्की बात है, तो ये वही वाला है। व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क। जब मैंने उसे कॉल किया वो क्या कर रही थी, वो अपना होमवर्क कर रही थी। तो ये एक्शन चल रहा था पास्ट में और अचानक से बीच में ये वाला हो गया। तो ये आपका कौन सा एक्शन है, ये एक्शन लॉन्ग एक्शन है जो चल रहा था, और ये बीच में हो गया तो ये कैसा है, ये शॉर्ट है, हाँ कि ना। तो लॉन्ग में ये नहीं आएगा, शी के साथ वॉज करेंगे और इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो डूइंग होती है। When I called on her, she was doing her homework. I hope my point got clear. Once upon a time there lives a king. साफ साफ पढ़ते ही पता लग रहा है। Once upon a time there lives a king who had a favorite jester in his court. तो once upon a time पास्ट की बात करता है, पास्ट के लिए lives नहीं बेटा, क्या आएगा, lived आएगा। बहुत छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आवर होस्ट केम। ये भी बहुत आसान है, नर्सरी लेवल का है कि हम स्टेशन से पहले ही जा चुके थे जब हमारा होस्ट आया। तो पहले ही जा चुके थे वो आपका फर्स्ट एक्शन होगा और बाद में होस्ट आया होगा ये आपका सेकंड एक्शन होगा। वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, हम स्टेशन से जा चुके थे जब हमारा होस्ट आया, तो होस्ट बाद में आया, हम पहले ही जा चुके थे, तो काम पास्ट ऑफ द पास्ट है। पास्ट ऑफ द पास्ट है तो वी ऑलरेडी लेफ्ट नहीं, वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो केम लिखा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चले आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। तो वीडियो को एक बार पॉज करके इन क्वेश्चंस को कीजिए, फिर हम इनको समझते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज ये देखते हैं। माई सिस्टर हैज गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो। अगो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए वेंट, बोलो हाँ। चलिए जी, वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी ही हैड बीन स्लीपिंग। याद करो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दो पैरेलल एक्शन एक साथ हो रहे हो पास्ट में, तो दोनों के दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता था। यहाँ पे तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज स्लीपिंग हो जाएगा। बहुत आसान था। चले आगे, चलिए, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। देखो पढ़ते ही हमें एरर समझ में आ रही है, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, इसके बाद विल शेल का यूज नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है ना। इतनी बार आ चुका है ये कॉन्सेप्ट, अब तो आपके जहन में उतर जाना चाहिए, और प्रैक्टिस का यही पर्पज है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फील भी आ रही होगी, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, और अंदर से ऐसा एहसास हो रहा होगा, हाँ अब मैं सर सीख सकता हूँ, और मैं एरर्स के अंदर जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर एरर्स मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस गेन करना वो बहुत बड़ी चीज है, और जिस बच्चे ने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया मतलब वो कुछ भी कर सकता है। जब हमें एहसास आ जाए ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप सही में कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टीचर इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, आपके अंदर एक चिंगारी पैदा कर सकता है, आपके अंदर एक स्पार्क पैदा कर सकता है, और वो मेरा काम है और वो मैं बाखूबी निभा रहा हूँ। आपका काम ये है कि उस स्पार्क को पकड़ के उसको और बढ़ाना है, उसको और फियर्स करना है और खूंखार बनाना है उसे, और जीवन में कुछ अचीव करना है ना, लाइफ में कुछ बड़ा ऑब्टेन करना है, कुछ अचीव करना है। तो चलिए, माई वाइफ इज पेंटिंग द फर्नीचर व्हेनेवर शी हैज टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी वाइफ फर्नीचर को पेंट करती है जब भी उसके पास टाइम होता है। फर्नीचर को पेंट करती है जब भी उसके पास टाइम होता है, मतलब जब भी टाइम होता है तभी करती है, कहने का मतलब ये हैबिट है, रिपीटेड है। तो रिपीटेड में आपको पता है प्रेजेंट टेंस, वो भी सिंपल वाला, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। माई वाइफ सिंगुलर है, तो क्या कर देंगे, पेंट्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेंट वर्ब प्लूरल है, उसमें एस लगाया, उसे सिंगुलर बना दिया। द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक एंड फाउंड द लूटेड ज्वेलरी। द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक मतलब ट्रंक को तोड़ा, ब्रेक ओपन का मतलब उसे तोड़ना, एंड फाउंड द लूटेड ज्वेलरी, और देखा वहां पे क्या मिला, लूटी हुई ज्वेलरी मिली।
अब क्या आना चाहिए, अब आप ध्यान से देखिए कि एंड लिखा हुआ है, एंड के साथ पैरेललिज्म मेंटेन करते हैं, एंड के इस तरफ जैसी वर्ब होती है आगे भी वैसी वर्ब होती है। अब यहाँ पे ब्रेक है मतलब आपकी प्रेजेंट है और आगे फाउंड है मतलब पास्ट है। अब क्या करें, दोनों तरफ प्रेजेंट करें मतलब इस तरफ भी फाइंड करूं ब्रेक को देख के, या फिर फाउंड को देख के यहाँ ब्रोक करूं, बताओ क्या करेंगे, सोचो सोचो। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे ब्रेक नहीं ब्रोक आएगा। कारण उसके पीछे ये है, कारण उसके पीछे ये है कि अगर आप ब्रेक को ब्रेक लिखा रहने देते हैं और फाउंड को फाइंड कर देते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, और प्रेजेंट टेंस जनरली हैबिट बताने के लिए यूज होता है। तो ये हैबिट से बन जाएगी कि पुलिस ट्रंक तोड़ती है और लूटेड ज्वेलरी पाती है, तो ये कुछ सेंस नहीं दे रहा। ये एक बार का एक्शन डिनोट हो रहा है यहाँ पे कि पुलिस ने ट्रंक को तोड़ा और उसमें से क्या पाया, लूटेड ज्वेलरी को पाया। समझ में आया ना, प्रेजेंट में नहीं लेके जा सकते इसे, तो इसलिए इसे ब्रोक करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, फटाफट से सॉल्व करेंगे। कर लिया सबने, ठीक है जी। चलिए, तो उसने बोला व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ही स्टडीज एटलीस्ट 10 टिल 10 o'clock एट नाइट। जब वो स्टूडेंट था तो वो पढ़ता था टिल 10 o'clock एट नाइट। तो समझ में आ रहा है आपको, पास्ट की बात हो रही है, जब वो स्टूडेंट था, जब वो छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था ना, छोटी चड्डी पहनता था। कौन सी पिक्चर है ये, वो वाली गोलमाल, है ना। बहुत सही पिक्चर है ये भी, उस टाइम पे सही लगती थी, अभी भी आ जाए तो इंटरेस्ट बनी जाता है। दो चार मूवीज तो ऐसी हैं, धमाल है, ढोल है, गोलमाल है ना। चलिए, तो व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ही स्टडीज, जब वो स्टूडेंट था, इसमें तो टोन ही आ रही है वही वाली, जब वो स्टूडेंट था तो वो पढ़ा करता था, हैबिट बता रहा है तो ही यूज्ड टू स्टडी, ही यूज्ड टू स्टडी, है ना। यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज होता है। अब देखो ये कंडीशनल आ गया, और कंडीशनल वाला पॉइंट देखो मैंने आपको पहले कहा कि पढ़ाया नहीं है लेकिन समझा रखा है, जब पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और एक बात और कही थी, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इफ को ड्रॉप कर दिया, पहले लिख दिया हैड और फिर लिखते थे सब्जेक्ट और फिर करते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे सारा सेम एक ही बात होती थी। तो ये क्या एक ही बात नहीं है, पहले आया हुआ हैड, फिर आया हुआ सब्जेक्ट और फिर आया हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वही वाली बात है, यही वाली बात है। हैड यू इन्फॉर्म्ड बोलो, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड बोलो, एक ही बात है। हैड यू इन्फॉर्म्ड बोलो, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड बोलो, एक ही बात है। लेकिन आगे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव बेटा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परचेज नहीं होगा, क्या होगा, परचेज्ड होगा। अगर आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैंने परचेज कर ली होती तुमसे गाड़ी, बोलो हाँ। चलो जी 63 को देखेंगे। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। याद करो हैव हमारी स्टेट वर्ब होती है। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं जानता हूं कि उसके पास बहुत सारी किताबें हो रही हैं, क्या बोलेंगे, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। मतलब एक्शन नहीं बताना है, स्टेट बताना है। स्टेट बताने के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम नहीं करते हैं। हैव की सारी फॉर्म्स की बात करें तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ये आपकी हैविंग फोर्थ फॉर्म है और ये आपकी फिफ्थ फॉर्म है। चाहिए हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता, सेकंड फॉर्म वाला, थर्ड फॉर्म वाला नहीं होता, आईएनजी वाला नहीं होता, ये फिफ्थ फॉर्म वाला होता है और फर्स्ट फॉर्म वाला होता है। ही सिंगुलर है तो एस वाला आएगा, तो बोलेंगे जरा क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। आई नो ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं। हिज सिस्टर हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कीवर्ड है, देखते ही हमको पता है कि हैज नहीं आएगा, पास्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो पास्ट ही रहेगा। 65 को जानने की कोशिश करें। हैव यू बीन लेस रैश द पार्टी वुड नॉट हैव एंडेड इन अ फियास्को। अगर तुमने थोड़ा कम गुस्सा दिखाया होता तो पार्टी एकदम यूं फेलियर नहीं हुई होती, मतलब पार्टी यूं तबाह नहीं हुई होती। ये कंडीशनल, और याद करो थर्ड कंडीशनल है कि पहले हेड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, और आगे वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन 62 यही तो है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ना, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हैव नहीं है, क्या आएगा, हैड आएगा।
तो हैड यू बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड थर्ड। अरे बोलो हाँ। चलें, फियास्को का मतलब कंप्लीट फेलियर। समझ में आ रही है बातें? क्या मतलब है इसका? अगर तुमने कम गुस्सा दिखाया होता, लेस रैश हुए होते, तो पार्टी यूं तबाह नहीं होती, है ना? जैसे करण अर्जुन ने कर दी थी, भाग अर्जुन भाग। तो ये वही वाला सिनेरियो है। चलें आगे चलें। चलो जी। चले, चलो सॉल्व करो इनको फटाफट। चलो, हाँ जी हाँ जी, कर लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप पूरी मेहनत के साथ दिमाग लगा रहे होंगे। ऐसा नहीं कर रहे होंगे कि मास्टर जी ने कहा है सॉल्व करो तो अभी खुद समझा तो देंगे ही, सर क्या ही सॉल्व करें, आप ही बता दो। ऐसा नहीं करना है। खुद का दिमाग चलाना है, खुद का माइंड यूज करना है, तभी चीजें समझ में आएंगी। जब हम खुद का माइंड यूज करते हैं तो उसको थोड़ा दौड़ाते हैं। जब हम दौड़ाते हैं तो जब उसको फिर कुछ और चीज समझाई जाती है तो उसको जल्दी समझ लेता है, उसको जल्दी पकड़ लेता है उस चीज को। इसलिए याद करो, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं तब भी मैंने पहले आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, पहले क्वेश्चंस दिखाए हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाया है। कारण उसके पीछे यही है कि जब एक बार दिमाग चलना शुरू होता है, मोमेंटम में आता है, तो फिर वो मोमेंटम में ही रहता है ना? उसको थोड़ा सा उसको यूज करवाया है तो फिर वो पूरी तरीके से यूज करता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो आओ तो फिर। और उसको क्यूरियोसिटी, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। जब आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई जाती है और उसका सोल्यूशन ना बताया जाए ना, तो आपका माइंड अपने आप ही उसकी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वो इच्छुक होता है जानने का। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। ठीक है, ये पढ़ाया जाता है पेडागोजी में। समझते हैं पेडागोजी? समझते हैं। चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं। पेडागोजी मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग को बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो उसको छोड़ दीजिए, अभी इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कीजिए, फटाफट करते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 66 क्वेश्चन को देखते हैं। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ। ये शायद क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो चुका है ना, अभी पीछे रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, इसे स्किप कर दीजिए, ये हो चुका है। ठीक है, आज ये 67 को डिस्कस करते हैं। आफ्टर द मीटिंग आई डिस्कस द इश्यू विद माई कलीग्स हु वर वेरी हेल्पफुल। कलीग्स मतलब जो आपके साथ काम करते हैं। तो मीटिंग के बाद मैंने डिस्कस किया इशू किसके साथ? कलीग्स के साथ, जो कि बहुत हेल्पफुल थे। पास्ट की बात चल रही है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं डिस्कस करता हूं, डिस्कस किया कलीग्स के साथ जो कि हेल्पफुल थे। हाँ कि ना? पक्की बात है। तो पास्ट की बात हो रही है तो डिस्कस नहीं डिस्कस्ड आएगा। तो ये होना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि यहां से देख के हम यहां इसको चेंज करेंगे कि आफ्टर द मीटिंग आई डिस्कस द इशू विद माय कलीग्स हु आर वेरी हेल्पफुल। कर सकते थे ऐसा भी, लेकिन आफ्टर द मीटिंग हमें ये सेंस दे रहा है कि मीटिंग के बाद कुछ हुआ, एक्शन परफॉर्म हुआ। यस और नो? वन टाइम एक्शन परफॉर्म हुआ कि मीटिंग के बाद मैंने डिस्कस किया इशू मेरे कलीग्स के साथ जो कि बहुत हेल्पफुल थे। क्लियर? चलिए 68 को देखते हैं। तो मतलब डिस्कस्ड होगा, ये वर ही रहेगा। If you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions correctly. अगर आपने रिलेटेड लिटरेचर, रिलेटेड और रेलेवेंट एक ही चीज होती है। अगर आपने काम का लिटरेचर ढंग से पढ़ा होता तो आप आंसर दे दिए होते मेरे सारे जवाबों के, वो भी सही। तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड एक ही बात है। सब्जेक्ट वुड हैव, थर्ड फॉर्म कहने का मतलब नो एरर। चले, चलो। When the doctor found that the player has taken prohibited medicines, he reported the matter to the team manager. जब डॉक्टर ने पाया कि जो प्लेयर ने है जो मेडिसिन को प्रोहिबिट किया हुआ, जिसके ऊपर रोक लगाई हुई है, मान लो कोई ड्रग्स टाइप की, वो ले लिया है, तो उसने, डॉक्टर ने रिपोर्ट किया मैटर को, किसको? टीम मैनेजर को। तो पहले मुझे बताएंगे, पहले प्लेयर मेडिसिन लेगा या पहले डॉक्टर पाएगा उस चीज को, या पहले रिपोर्ट करेगा? ऑफ कोर्स पहले ली होगी, तभी उसको पता लगा होगा और फिर उसने रिपोर्ट किया होगा। तो सबसे पहला एक्शन कौन सा हुआ होगा? प्लेयर के मेडिसिन लेने का। तभी डॉक्टर को पता चला होगा, तभी उसने रिपोर्ट किया होगा। तो मतलब पास्ट का भी पास्ट है, सबसे पहला काम ये हो चुका है, तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। समझ में आया क्या? चलो जी आगे देखते हैं। शिवानी वॉशेज, ये वॉशेज है, ठीक है। शिवानी वॉशेज ऑल हर क्लोथ्स, अपने कपड़े धोती है। खाना पकाती है, किसके लिए? फैमिली के लिए। बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वो कपड़े धोती है, खाना पकाती है। तो ये आपकी हैबिट दिखाई नहीं दे रही है। हैबिट दे रही है तो बेटा शी इज गोइंग नहीं, शी गोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शी गोज होना चाहिए। चलिए जी, इनको देखेंगे, पॉज करो वीडियो को और ईमानदारी से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
चलिए, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। सिंस और फोर आ गया तो आई एम वर्किंग नहीं होगा, आई हैव बीन वर्किंग होगा। हाँ जी, क्या होगा? आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। I know nothing about chess because my games teacher was also not knowing nothing about it. मुझे चेस के बारे में नहीं पता क्योंकि मेरे गेम टीचर को भी नहीं पता था इसके बारे में कुछ। तो गड़बड़ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है? आ जाओ जी। सबसे पहली चीज, बिल्कुल ध्यान से, एक सेकंड रुकना। हाँ, मैंने कहा आपको ही इज नोइंग यू, ही इज नोइंग यू, तो आप कहेंगे सर 50 बार आ चुका है, अब तो हमें रट चुका है कि ही इज नोइंग यू नहीं, ही नोज यू होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं कहूं कि ही वॉज नोइंग यू, अब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर आप क्या हमें पागल समझते हैं क्या? आप पास्ट में देंगे तो हम पास्ट में नहीं लगा पाएंगे क्या? लो जी, न्यू कर देंगे। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। चलो जी, कोई बात नहीं। एक तो ना ये जब माहौल बनता है ना, ये बारिश आती है तो जो अरमान है वो डगमगा जाते हैं ना। बारिशें इमोशंस, बहुत गहरा इमोशंस पैदा करती हैं, है ना? करती है नहीं करती हैं? चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। बारिश के रिगार्डिंग आ जाइए। बहुत लोगों को बारिश ही पसंद नहीं होती है। खैर, डाइग्रेस नहीं करते, मुद्दे पे रहते हैं, ठीक है? ये देखो, भावनाओं में बह गए ना, देखो मैंने पहले ही कहा था। चलो, तो ही इज नोइंग यू को हम क्या करते हैं बेटा? ही नोज यू करते हैं। लेकिन उसको पास्ट में लिखा, जब उसने ही वॉज नोइंग यू तो उसके पास्ट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ही न्यू यू, ही न्यू यू। समझ में आया? पक्की बात है। अब फिर मैंने आपको कहा कि ही इज नॉट नोइंग यू, ही इज नॉट नोइंग यू, तो आप कहेंगे सर आपको क्या लगता है हम नहीं बता पाएंगे? इसमें बता देंगे। अब आप नोट में कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट को मैं नोट में लिख दूंगा, ही के साथ डज कर दूंगा, उधर नो कर दूंगा, ही डज नॉट नो यू। अच्छा, अगर इसी को मैं पास्ट में कर दूं तो ही वॉज नॉट नोइंग यू। हाँ भाई, तो आप इसे पास्ट में कर देंगे, वॉज को डिड कर देंगे और इधर नो कर देंगे, ही डिड नॉट नो यू। अब आप मुझे बताएंगे आंसर खुद ही अपना दिमाग यूज करके। I know nothing about chess because my games teacher was or knowing। तो पास्ट में चला गया है तो वैसे तो सिंपल प्रेजेंट आता, लेकिन अब पास्ट में लिखा है तो पास्ट में करना पड़ेगा, और नेगेटिव है तो सिंपल पास्ट करना पड़ेगा। माई गेम्स टीचर ऑल्सो डिड नॉट नो। क्लियर? दूसरी बात, नोट लिखा हुआ है तो डबल नेगेटिव नहीं आ सकता, इसको आप एनी कर देंगे। क्या कर देंगे? डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। समझ में आया क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आफ्टर विनोद रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम्स, ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट ओल्ड फ्रेंड्स, सम ओल्ड फ्रेंड्स। ये भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आफ्टर और बिफोर वाला, कि आफ्टर के इधर आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था। और आफ्टर के इधर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब इधर सेकंड एक्शन इधर फर्स्ट। तो आपको याद है मैंने कहा था कि इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को आप पहले भी लिख सकते हैं और इस पूरे के पूरे पार्ट को आप बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि ही वेंट आफ्टर आई हैड गोन, आफ्टर आई हैड गोन, ही वेंट आफ्टर आई हैड गोन। तो आपको पता है कि इस पार्ट को मैं पहले भी लिख सकता हूं और इसको बाद में भी लिख सकता हूं। ऐसा भी बोल सकता हूं आफ्टर आई हैड गोन ही वेंट, आफ्टर आई हैड गोन ही वेंट। बोलो, हाँ कर सकता हूं, लेकिन जहां जहां आफ्टर जाएगा उसके आगे वाला फर्स्ट एक्शन ही होगा। यस और नो? तो ऐसे ये वाला है। आफ्टर विनोद रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स ही डिसाइडेड। तो इसने क्या किया? आफ्टर वाले पार्ट को पहले लिख दिया और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ये वाले पार्ट को इधर ले गया और इस वाले पार्ट को इधर ले गया, ये वाले पार्ट को पहले ले गया और इस वाले पार्ट को बाद में ले गया। तो आपको पता है भैया, यहाँ पे रेड नहीं होगा, हैड रेड होगा। और दूसरा, ज्यादा दिमाग चलाना है तो ज्यादा सवाल चला सकते हैं। कैसे? पहले उसने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और टीवी प्रोग्राम्स ही देखे होंगे, तभी उसने डिसाइड किया होगा कि भैया बाहर जाता हूं, अब मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों से मिलता हूं पुराने। यस और नो? तो वही तो बोल रहा है कि जब उसने मैगजीन, न्यूज़पेपर और टीवी प्रोग्राम देख लिए फिर उसने डिसाइड किया। तो पहले देखा ना, फर्स्ट एक्शन। तो आफ्टर के बाद वैसे भी फर्स्ट एक्शन ही होता है। फर्स्ट मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोल दो हाँ। अरे बोलो हाँ, नहीं बोलोगे मत बोलो। आओ 74th को देखते हैं। ठीक है,
हैड ही फॉलो, अरे पढ़ते ही पता लग रहा है, हैड ही फॉलोड, अब तो समझ में आ गया। कंडीशनल सब्जेक्ट प्लस सॉरी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर उसने डायरेक्शंस को केयरफुली फॉलो किया होता तो, अरे अरे भाई क्या हो रहा है आज, अब पढ़ाने देंगे नहीं पढ़ाने देंगे ये बादल। आई डू नॉट विश टू राइज द फॉल्स ऑप्स, आई डू नॉट विश टू राइज, अब ये जो टर्म है ना ये वर्ब के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बीच में आ गया है तो यहाँ रेज आएगा। उसके पीछे कारण ये है कि रेज हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, नाउन प्रोनाउन लिखा ही होता है कि रेज व्हाट, तो यहाँ पे रेज कर रहा है फॉल्स होप्स। लेकिन राइज के बाद कभी कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन यह नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ था, फॉल्स होप्स ये है मेन नाउन आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, लाई ले लेन ले लेड लेड, राइज रोज राइजन रेज रेज रेज्ड, फॉल फेल फॉलन फेल फेल्ड फेल्ड, बहुत सारी वर्ब्स हैं, निश्चिंत रहिए सब पढ़ाऊंगा, इसे मार्क कर लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे चलते हैं और मुझे बताइए इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में क्या एरर है। He would not have written this letter, अरे पहले आप तो सॉल्व कर लीजिए, इतने हम थोड़ा सा, चलिए। He would not have written this letter if he would not have heard the news, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। He would not have written this letter, उसने ये लेटर नहीं लिखा होता अगर उसने न्यूज के बारे में सुना होता, थर्ड कंडीशनल फॉलो हो रही है। इफ के साथ तो वुड हैव कभी आता ही नहीं है ना, इफ के साथ थोड़ी आ सकता है, तो आपको यहां से पहचानना है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म लिखी है तो इधर हैड आना चाहिए ना, अब इस साइड चला गया वो वाला पार्ट। इफ ही हैड नॉट हर्ड, क्या आएगा, इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज, है ना, वो भले आप उसको पहले लिख लो, थर्ड कंडीशनली तो है ये, अगर उसने न्यूज के बारे में नहीं सुना होता तो उसने नहीं लिखा होता, है ना। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वही तो बात है, घुमा रहा है बस आपको, वो परेशान नहीं होना है। Why you do not told him and clarify, अरे बहुत आसान है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, ऐसा ना। आ जाओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आने वाला, बताओ जी। सुमित हैज सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच द बाउंड्री लाइन, बिफोर कुछ याद आ रहा है, बिफोर के आगे सेकंड फॉर्म और इधर भी पास्ट है तो हैड प्लस वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या इधर हैड है, नहीं है, क्या इधर हैड है, हाँ जी इधर हैड है, हाँ जी, लेकिन थर्ड फॉर्म सक्सीडेड होती है, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है। ये मत सोच लीजिएगा कि ईडी लगा हुआ है तो ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है, नो नोट एट ऑल, ये वाली आपकी थर्ड फॉर्म है, मतलब हमारा आंसर थर्ड होगा कि सुमित हैड सक्सीडेड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच द बाउंड्री लाइन, पहुंचने से पहले ही उसको पकड़ लिया था, पहले ही पकड़ लिया था, सो दिस वुड बी योर फर्स्ट एक्शन एंड यू हैव टू पुट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओवर हियर। आई होप माय पॉइंट गॉट क्लियर नाउ। चलते हैं आगे, चलिए कंडीशनल तो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, वो भी तीसरे नंबर वाला, उसको माइंड में बिठा लो, रोम रोम में उसे फिट कर लो, ठीक है। आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ यू हैड, वही सेम चीज ऊपर देखो 76, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बगल वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, या नहीं है, या नहीं है, मतलब फर्स्ट आंसर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ जाओ सामने आ जाओ। ही इज बिन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, अरे पढ़ते ही पता लग रहा है, फोर लिखा हुआ है तो हैज हैव और आईएनजी, हैज हैव बीन और आईएनजी वाला आना चाहिए, ये आ नहीं सकता, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। हैड बीन वर्कड पैसिव में चाहिए नहीं क्योंकि एक्टिव है, वो खुद काम कर रहा है लास्ट 10 ईयर से, तो ही हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, यस और नो, पक्का। ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर बिफोर एंटरिंग द हाउस, हाँ भाई क्या मिस्टेक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एंड लिखा हुआ है, एंड के इधर जैसी वर्ब है इधर भी वैसी होगी, अजी इधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म होगी ना, ये थर्ड फॉर्म है, ये तो है, लेकिन हैड जब लिखा हुआ है तो दो दो बार हैड लिखने की क्या जरूरत है, कि ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रोन इट ऑन द फ्लोर, हैड को कॉमन निकाल सकते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब अगर सेम है तो कॉमन निकालो, दो बार क्यों लिख रहे हैं, उसकी ब्यूटी क्यों खराब कर रहे हैं, तो ये वाला ही सही होगा आपका सेकंड वाला, थ्रोन लिखा हुआ है, इस थ्रोन का ये हैड जो है वो कॉमन निकाला हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, क्लियर है। चलिए, और ये तो आपको पता ही है, बिफोर के आगे सेकंड फॉर्म और इधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इधर फर्स्ट उधर सेकंड, तो इधर कहाँ है, कहाँ है, यही है ना, यही वाला होगा ना,
क्योंकि वॉज लिविंग आएगा नहीं, और आफ्टर कर देंगे तो आफ्टर के आगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो आपका सेकंड आंसर है। चले आगे, चलिए जी नेक्स्ट आपके सामने स्लाइड है, वीडियो को पॉज कीजिए और जिन्हें सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, आ जाइए इसे टैकल करने की कोशिश करते हैं। शी हैड सीन द अप्रोचिंग ट्रक एंड हैड जंपिंग आउट ऑफ द वे। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंड है, तो एंड के इस तरफ जैसी वर्ब है आगे भी वैसी वर्ब आनी चाहिए। इधर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो शी हैड सीन दी अप्रोचिंग ट्रक, उसने अपनी तरफ आते हुए ट्रक को देखा और जंप कर गई, कहने का मतलब यही सब्जेक्ट है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड के साथ यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और थर्ड फॉर्म आपकी यहाँ पे है, आपकी ये नहीं है, और ये हैड बीन जंप्ड, ये तो पैसिव में पहुंच गया, इसका तो वैसे कोई सेंस नहीं है। दूसरी बात, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एंड के इस तरफ जैसी वर्ब है वैसी वर्ब यहाँ नहीं आनी चाहिए। पहली बात, एंड के इस तरफ ये वर्ब नहीं है, ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है कि कैसा ट्रक, अप्रोचिंग ट्रक। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि हमें यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जंप करवाना है, और जंप कौन करेगा, इधर ट्रक की बात नहीं हो रही, शी की बात हो रही है। शी ने ही देखा आते हुए ट्रक को और शी ने ही जंप किया, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए था, हैड जंप्ड ही चाहिए था, लेकिन हैड कॉमन निकाला हुआ इसलिए बस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी, वो आएगी जंप्ड, मतलब सेकंड वाला। पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। तो शी हैड सीन दी अप्रोचिंग ट्रक, और होना चाहिए था कि शी हैड जंप्ड आउट ऑफ द वे, उसमें से शी हैड कॉमन निकाला हुआ है। क्लियर है? चलें, 84 बहुत इंपॉर्टेंट है। He never has and will ever take such strong measures। इस बात को समझने के लिए आप 2-3 पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मैंने आपको कहा कि I can, और फिर मैंने कहा and I can and will do this question। I can and will do this question या will do this work। तो जब कभी भी किसी एक सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब आए और एक मेन वर्ब आए, दो दो हेल्पिंग वर्ब आए और एक मेन वर्ब आए, तो ध्यान रखिएगा वो मेन वर्ब इसकी भी है और वो मेन वर्ब इसकी भी है। जैसे ये सेंटेंस पूरा ये था कि आई कैन डू दिस वर्क या आई कैन डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन, ऐसे था। आई कैन डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन, जिसमें से हमने आई कैन और विल को कॉमन निकाल लिया है। समझ में आया? और डू को एक ही बार लिख दिया क्योंकि डू दोनों के लिए आ रहा था। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसा कहा आई कैन डू, जो भी आगे व्हाटएवर, ठीक है, और आई विल डू, तो डू कॉमन है ना, कॉमन निकाल लिया और इसको एंड के साथ जोड़ दिया, हाँ कि ना। और आई को भी कॉमन निकाल लिया, यहां से आई आई कॉमन निकाल लिया, डू कॉमन निकाल लिया, तो वही तो बोल रहा है आई कैन एंड विल डू। तो इसका मतलब ये डू इसके लिए भी और ये इसके लिए भी है। इसे ब्रेक करेंगे तो ऐसा बनेगा आई कैन डू एंड आई विल डू। यस और नो? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर आई कैन एंड विल डू, एक ही सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब है और दो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान रखिएगा वो जो मेन वर्ब है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी है। लेकिन कॉमन हम तब निकाल सकते हैं जब दोनों के लिए सेम फॉर्म ही कॉमन निकले। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि आई हैव एंड विल डू, जो भी आगे आपने बोलना है, दिस क्वेश्चन या दिस वर्क। अब ये गलत है क्योंकि बेटा कॉमन हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब सेम आती हो। पहले वाले में तो कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसलिए डू आया, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और विल भी मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है एक तरीके से, हालांकि इसे टेंस में भी हम यूज कर लेते हैं फ्यूचर में, लेकिन विल एक्चुअल में प्रॉपर ये मॉडल वर्ब ही है। तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे हम फ्यूचर में पढ़ते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ कि ना, और कैन के बाद तो वैसे ही आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ठीक है, लेकिन हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है ना। तो बेटा कॉमन आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों के लिए सेम फॉर्म कॉमन निकले। तो अब तो कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसकी वर्ब अलग से लिखनी पड़ेगी। ऐसा बोलना पड़ेगा आई हैव डन एंड विल डू दिस वर्क या दिस क्वेश्चन। समझ में आया? पक्की बात है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने बोला ही नेवर हैज एंड एवर विल टेक। अब टेक आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। दो दो हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, मतलब वो इसकी भी और वो इसकी भी है। अगर विल की है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि विल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन ये टेक इसकी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है।
हाँ कि ना? तो यहाँ पे टेकन अलग से आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब ही हैज टेकन एंड विल टेक, ये नेवर एवर की बात अभी हम करते हैं, अभी आप इनको स्किप करो, पहले वर्ब का पॉइंट समझो कि ऐसा होना चाहिए ना कि टेक इसके लिए तो सही है लेकिन इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है। कॉमन तभी निकाल सकते थे जब दोनों हेल्पिंग वर्ब सेम फॉर्म लेती है, लेकिन विल अलग ले रहा है, हैज अलग ले रहा है, अलग अलग ले रहा है, तो अलग अलग लिखनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, ये नेवर और एवर हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आते हैं, तो ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, तो इनके बीच में लगाएंगे, तो वो इस पार्ट में आंसर दे रखा है। He has never taken and will ever take। समझ में आया क्या? क्या बनेगा? He has never taken and will ever take such strong measures। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे घुमा घुमा के समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? What satisfies a teacher the most is the excitement of students when they learn something new। कह रहा है कि क्या चीज है जो सेटिस्फाई करती है टीचर को सबसे ज्यादा, है ना? वो वाली एक्साइटमेंट, सॉरी सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट सेटिस्फाइज द टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। टीचर को सेटिस्फाई क्या करती है सबसे ज्यादा? उनके स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है, वो सेटिस्फेक्शन देती है। वो वाली एक्साइटमेंट जब उनको कुछ नया सीखने को मिलता है, वो एक्साइटमेंट जब उनको होती है। तो ये जो बताया जा रहा है ये आपको एक तरीके से फैक्ट बताया जा रहा है या हैबिट बताई जा रही है कि टीचर को सेटिस्फेक्शन मिलती है जब भी उनके बच्चे कुछ नया सीखते हैं। तो टीचर को सेटिस्फेक्शन हमेशा मिलेगी, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, चरसों भी, जब भी कि उन्होंने आज कुछ सीखा तब भी सेटिस्फाई होगा टीचर, कल कुछ सीखेंगे तब भी होगा, आज परसों कुछ सीख रहे हैं तब भी होगा। तो मतलब हैबिचुअल है ना, तो हैबिचुअल में तो फिर लर्नड कैसे आ गया? LEARN। क्लियर है? अच्छा, दो चीजें पूछता हूं, LEARNED होता है इसका सेकेंड फॉर्म या LEARNT लर्न होता है? ईडी वाला या टी वाला? वैसे पूछ रहा हूँ, आंसर तो लर्न नहीं आएगा यहाँ पे, दे लर्न समथिंग न्यू। कि व्हाट सेटिस्फाइज द टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ सेकंड फॉर्म क्या होती है, लर्नड होती है या लर्न्ड होती है? LEARNED या LEARNT, दोनों सही है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट मानी जाती है वो आपको पता है यूके इंग्लिश मानी जाती है, और वो एनटी वाली है, ईडी वाली नहीं है। ईडी वाली आपकी यूएस इंग्लिश है, लेकिन वैसे दोनों ही प्रचलन में है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आपका थर्ड आंसर है। चले आगे, चलिए जी, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए, he admired the speed with which he completed the work and appreciating the method adopted by him। वही सेम बात एंड आया ना, तो इस तरफ जैसी फॉर्म है उस तरफ भी वैसी फॉर्म होनी चाहिए। he admired the speed with which he completed the work एंड ये अप्रिशिएट जो वर्ब आएगी ना बेटा, इसका सब्जेक्ट भी ही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ही एडमायर कर रहा है और ही अप्रिशिएट कर रहा है मेथड को, है ना? स्पीड को भी ही एडमायर कर रहा है और मेथड को भी ही करेगा अप्रिशिएट, तो जो वर्ब चाहिए वो ही के अकॉर्डिंग चाहिए। आगे सेकंड फॉर्म है, एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म चाहिए। इधर तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला होगा और ये वाला होगा। और अडॉप्टिंग मेथड कुछ होता नहीं है, इसलिए यही वाला बनेगा, अप्रिशिएटेड द मेथड, जो कि अडॉप्ट किया गया उसके द्वारा, है ना? द मेथड अडॉप्टेड बाय हिम, ना कि अडॉप्टिंग मेथड, वो कोई सेंस नहीं है। तो हमारा फर्स्ट आंसर है। द बैंक एम्प्लॉइज कुड रिमेंबर जॉन एज ही हैज बीन मेंटेन्ड। ही हैज बीन मेंटेन्ड, ये तो गलत हो गया, पैसिव कैसे आ सकता है? एक्टिव चाहिए ना। ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, हम सीखेंगे बाद में आएगा, डोंट वरी। तो वो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो आपका ये भी पैसिव है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव है, यही एक्टिव लिखा हुआ है। ही हैज बीन मेंटेनिंग हिज अकाउंट विद द बैंक फॉर द लास्ट 10 ईयर, 4 लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नहीं आ सकता कि हैड बीन मेंटेन्ड? हैड बीन मेंटेनिंग होता तो शायद अप्रोप्रिएट होता, लेकिन हैड बीन मेंटेनिंग नहीं है, हैड बीन मेंटेन्ड है, ये पैसिव में है, जबकि ही खुद ही मेंटेन कर रहा है, ना कि ही को कोई करवा रहा है। समझ में आए बात? पैसिव नहीं आ सकता, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव, ये आपका एक्टिव है, सेकंड आना चाहिए। ये एक्टिव पैसिव का क्या झोल है, जब पढ़ोगे डिटेल में समझ में आ जाएगा। बीच बीच में मैंने आपको कहा था, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो ना, हर चैप्टर का लिंक किसी ना किसी दूसरे चैप्टर से है। तो अगर आपको चैप्टर 90% समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, 10% तभी समझ में आएगा जब बाकी सारे चैप्टर्स भी पढ़ लोगे। बोल दो हाँ। चलिए, It being a rainy day, we will decide not to go out but to stay at home and watch a movie। रेनी डे होने के कारण हमने डिसाइड किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे,
घर पे रहेंगे और मूवी को देखेंगे। तो बीइंग अ रेनी डे, उसके बाद पास्ट यूज करते जनरली डिसाइडेड आना चाहिए। ठीक है, उसने डिसाइड किया, बारिश वाले दिन होने के कारण उसने डिसाइड किया कि वो घर पे ही रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, तो डिसाइडेड आना चाहिए, वो ये रहा। क्लियर है? पक्का 100%? चलिए जी, पोज कीजिए और सॉल्व कीजिए फटाफट। चलिए, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आपने। टूरिस्ट हैव स्टिल कम टू इजिप्ट एंड आर प्रोबेबली स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स ऑन द ओल्ड स्टोन्स। तो स्टिल जो टर्म है ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है। स्टिल देखो यहाँ पे भी है, आर आई एन जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी इज एम आर आई एन जी आना चाहिए। वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब फर्स्ट आंसर है। टूरिस्ट आर स्टिल कम टू इजिप्ट, कमिंग टू इजिप्ट अभी भी आ रहे हैं, एंड आर प्रोबेबली स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स। इंस्क्राइब का मतलब होता है किसी नुकीली चीज से पत्थर या कहीं पे कुछ गाड़ के लिख देना। जैसे आप जाते हैं पुरानी इमारतों में देखते हैं लोग लिख देते हैं, है ना, चंपा वेट्स राजू, ऐसे दिल बना के, ऐसे दिल सा बना के, ऐसे छल्ले चला के दिल पे पूरे, और है ना चंपा लव्स राजू, वो ईंटों से लिख देते हैं, या पुरानी इमारतों पे पेड़ पे पता नहीं चाकू कहाँ लेकर से लेके आते, पता नहीं क्या करते हैं, उन चीजों से लिख दे, इंस्क्राइब कर रहे हैं वो। ठीक है, पुरानी इमारतों पे, मॉन्यूमेंट्स पे लिपि लिखी होती है, आपने गुदी हुई होती है ना, तो गोद के किसी चीज को लिखना, यस और नो। तो स्टिल के साथ आपको बताया कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए हमको, तो आंसर हमारा फर्स्ट है। मोस्ट ऑफ द ट्रिबल्स इन द रीजन आर डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ट्रिबल्स मतलब वही जो आदिवासी या ट्राइबल्स कह लीजिए आप, इससे आदिवासियों की बात हो रही है। तो अधिकतर आदिवासी जो है इस रीजन के डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। पहली बात तो आदिवासी ही डिपेंड होते हैं, तो एक्टिव में चाहिए, ये पैसिव है। ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, ध्यान रखिएगा। ये बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, ये बी की फॉर्म है। और आगे थर्ड फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, हमें एक्टिव चाहिए। दूसरी बात, सब्जेक्ट इसके अंदर ये है, ट्राइबल्स है, कारण उसके पीछे इन प्रेपोजिशन है, तो बेटा ये उसका ऑब्जेक्ट है। हाँ कि ना? तो अधिकतर ट्राइबल्स की बात हो रहा है और वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए होगा, ये तो गलत है क्योंकि पैसिव में है। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, बचा डिपेंड आपका। हाँ कि ना? और वैसे भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए था, क्योंकि वो फैक्ट बता रहा है कि अधिकतर ट्राइबल्स इस रीजन के डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर अपने जीवन व्यापन के लिए। आज भी होते हैं, कल भी, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, चरसों भी। अरे बोलो हाँ, चले आगे। चलो, आंसर क्या है? फर्स्ट है। आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट नोबडी वाज नोइंग, वही वाली बात, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, इज एम आर वाज वर हटाया, आता है प्रेजेंट, लेकिन ये पास्ट में गिवन है तो न्यू कर देंगे। ये गलत है, ये गलत है। चले आगे। चलिए, देयर आर फ्लड्स इन द रीजन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है तो पास्ट का आना चाहिए, आर नहीं वर होना चाहिए। यस और नो? हैड बीन होने का होएगा नहीं, इज आएगा नहीं पास्ट में, क्योंकि हमको लास्ट ईयर के चलते सेकंड फॉर्म चाहिए ना। और ये आपकी मेन वर्ब दिखाई दे रही है क्योंकि साथ में और कोई वर्ब नहीं है। बी एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर सेकंड फॉर्म होती है। बी एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर सेकंड है, बीन थर्ड है, फोर्थ फॉर्म बीइंग है, फिफ्थ इज है। सेकंड फॉर्म चाहिए हमको यहाँ पे, लेकिन बी एम आर ये फर्स्ट होती है, हमको सेकंड चाहिए, वो होती है वॉज या वर। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? वर लगाएंगे। देयर वर फ्लड्स इन दिस रीजन। ठीक है, चलें, तो वो सेकंड आंसर है। विशाल मेड एन ऑनेस्ट कन्फेशन दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल। मेड है ना, पास्ट की बात चल रही है, विशाल ने कन्फेस किया, गलती को स्वीकार किया कि वो रिस्पॉन्सिबल था डिफीट के लिए असेंबली इलेक्शन में। पास्ट की बात चाहिए, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ये रहा। ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत है, और ही हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफीट का कोई सेंस नहीं बन रहा है। वो रिस्पॉन्सिबल था, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो कि ही सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। यस और नो? पक्की बात। चलें, चलो जी 94 को देखते हैं। इट इज अपीयरिंग टू मी दैट, अपीयर याद आया, स्टेट वर्ब होता है, प्रतीत होना इसका मीनिंग होता है, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है जब इसका मतलब पब्लिश होना या कम आउट होना होता है। यहां चेक करेंगे मीनिंग क्या है, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे दोस्त, यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, कि तुम अपने दोस्त के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत में स्टेट वर्ब था, तो मतलब आईएनजी नहीं आएगा, इजमा नहीं आएगा, इट अपीयर्स होना चाहिए, और वो ये रहा। इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। चलें जी, फटाफट बता दो, वीडियो को पॉज करके देखेंगे इसमें। चलिए, उम्मीद करता हूं उसे सॉल्व कर लिया होगा।
आ जाइए, इट इज टाइम देखते ही बता देंगे। सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकंड फॉर्म चाहिए, स्टार्टेड आना चाहिए, मतलब सेकंड आंसर है। आई हैव ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हिम फॉर लिखा हुआ है तो आई हैव बिन ट्राइंग होना चाहिए, ये रहा आई हैव बिन ट्राइंग। लेकिन आपको पता है फॉर और सिंस में तो आप हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब ये सही है तो इसे क्यों रिप्लेस करें? जब यहाँ स्टेट वर्ब होती है तब हम इसको इसमें रिप्लेस करते हैं। जैसे आई हैव बिन नोइंग नहीं कर सकते, आई हैव नोन करेंगे। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नोइंग शब्द नहीं यूज कर सकते। लेकिन ट्राइंग में क्या गलती है? ट्राइंग तो सही है। आई हैव बिन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हिम फॉर 10 years, कर रहा हूं बट आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, तो ये आपका सही है। हालांकि ये भी सही है लेकिन ये अप्रोप्रिएट है। चलें, ही यूज टू स्टडी एटलीस्ट टिल 10 o'clock, 10 बजे तक पढ़ा करता था रात में जब वो प्रिपेयर कर रहा था आईएएस एग्जामिनेशन के लिए। तो पास्ट की हैबिट बतानी है, यूज्ड टू स्टडी आएगा बेटा। कहाँ है ये? फर्स्ट के अंदर है। ठीक है, चले वीडियो को पॉज कीजिए और आखिरी 3 क्वेश्चन है इनको सॉल्व कीजिए और 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट, सेंचुरी हमने लगा दी है। ऑलमोस्ट बहुत सारे डाउट्स आपके कवर हो गए होंगे। द थीफ वाज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ दी स्टोलन गुड्स। भैया आफ्टर के बाद तो हमारा फर्स्ट एक्शन आता था, इधर सेकंड आता था। थीफ वॉज लिखा हुआ है यहाँ, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि साथ में और कोई वर्ब नहीं है। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म ही आती है आफ्टर से पहले। आफ्टर के आगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बेटा। क्या आता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वो कहाँ है? वो यहाँ है। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बोलो हाँ। इफ आई वॉज यू नहीं होता, इफ आई वर यू होता। अगर मैं तुम होता तो मैंने चेयरमैन को बता दिया होता टू कीप हिज माउथ शट, उसको बोला होता कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो इफ आई वर यू है ना, इफ आई एक्ट लाइक यू नहीं, कंडीशनल बताने के लिए वर यू आता है। 100 लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। मैं चाहता हूं कि तुम उठाओ बॉक्स को, एग्स के बॉक्स को जेंटली, बड़े प्यार से, और रखो। किसे रखना है? एग्स के बॉक्स को ही रखने की बात हो रही है। उठाया और रखना कहाँ पे? कॉर्नर में, केयरफुली। तो एंड के इस तरफ जैसी वर्ब है उस तरफ भी वैसी आएगी, इस तरफ कैसी है? पिक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। आई वॉन्ट यू टू पिक अप एंड आई वॉन्ट यू टू कीप इट, यही बोलना है ना। मैं चाहता हूं कि तुम इसे उठाओ और मैं चाहता हूं कि तुम इसे रखो। तो ये जो वर्ब चाहिए बेटा, ये टू के बाद चाहिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो आगे भी फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? कीप आएगा। आई वॉन्ट टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड कीप इट करेंगे क्योंकि एग्स के बॉक्स की बात हो रही है, सिंगुलर है तो इट ही आएगा। कौन सा आंसर है? हमारा थर्ड आंसर है। कुछ बच्चे पजल हो सकते हैं सेकंड के अंदर और आपका थर्ड के अंदर। कैप्ट तो नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए आपको, टू के बाद इधर फर्स्ट फॉर्म है, हाँ कि ना? तो ये तो गलत। अब सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन हो सकती है कि देम चाहिए या इट चाहिए। तो रखना किसको है? अंडों को या अंडे के बॉक्स को? अरे अंडे के बॉक्स को। तो बॉक्स तो आपका कलेक्टिव हो गया, कलेक्टिव सिंगुलर ग्रुप की तरह काउंट हो रहा है, इट आएगा यहाँ पे, ये सेकंड वाला नहीं आएगा। तो भैया बताओ कि क्या रिपोर्ट है? क्लियर हुई बहुत सारी चीजें? तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया पूरा का पूरा, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, उनकी प्रैक्टिस करवा दी मैंने आपको अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद आपके जहन में आ रहा होगा सर क्या टेंस हमने कर लिया, इतना हमारे लिए इनफ है? मैं आपको दिल से बात बता रहा हूं, 95% आपने कवर कर ली है चीजें, 95%। बची 5% चीजें, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, दूसरी बुक्स के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जैसे कि मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, आपका एसपी बख्शी, या फिर आपका प्लिंथ पैरामाउंट, या कोई भी प्रीवियस ईयर जब पेपर लगाएंगे उसमें टेंस के क्वेश्चन आएंगे तो एक आधी बात कोई नहीं जानने को मिलती है तो अलग से नोटबुक में नोट्स बना के लिख लीजिएगा। लेकिन 90 to 95% जो मैंने पॉइंट है वो सारे के सारे कवर कर दिए हैं। और अगर एक आधा आ भी जाता है इक्का दुक्का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नया तो कुछ भी आ सकता है, नया तो हमारे लिए भी कुछ भी आ सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी आ सकता है एग्जामिनेशन में जो खुद टीचर को भी ना पता हो। ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश पढ़ ली और हमको सब कुछ आ गया, मैं कह दूं कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं खलीफा हूं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो ये क्लेम कर दे कि मैं इंग्लिश का बादशाह हूं, मुझे सब आता है, मैं आपको बहुत गहराई में बढ़ा सकता हूं, उससे भी अगर मैं कोई ऐसा डाउट पूछ दूंगा ना जो उसने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोई एंड नहीं होता, ना कोई शुरुआत होती है। इसमें बस लिमिटेड चीजें हमको पढ़नी होती है जितनी हमारी जरूरत है। जितनी जितनी इंग्लिश पढ़ने की हमको जरूरत है आपने उतनी ही इंग्लिश पढ़नी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। तो अगर आपको कोई 10 रूल एक्स्ट्रा भी बता रहा है तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा, मैं आपको ये लिटरली ये बात बता रहा हूँ, इस बात का विश्वास मानिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा।
फर्क किस चीज से पड़ेगा? फर्क उस चीज से पड़ेगा कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, बाकी दूसरी चीजों पे भी फोकस करें रादर देन ग्रामर, जो कि मैं 50 बार बता चुका हूं। क्योंकि ग्रामर के अलावा दूसरे एस्पेक्ट जैसे कि रीडिंग और वोकैबुलरी आप इन पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन कतई नहीं निकलेगा। इस बात को लिख लो, मैं लिख के आपको स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे देता हूँ, रीडिंग और वोकैबुलरी नहीं करेंगे पेपर नहीं होगा। तो थोड़ा रीडिंग के ऊपर कमांड बनाएं, ग्रामर पे अच्छे से जितना पढ़ाया गया उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, बुक्स उठा लें, मार्केट से बुक्स ले आए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, या डाउनलोड कर ले पीडीएफ वगैरह, उनके क्वेश्चंस लगाएं। और एक आधा मैंने बताया ना, कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसे लिख लें, ऐसा नहीं है कि ना लिखें, लिख ले, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है तो लिख ले, क्या दिक्कत है उसके अंदर। क्लियर है? लेकिन ज्यादा पीएचडी करने की कोशिश ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देख लिए मैंने बहुत बच्चे जो लगे रहते हैं और एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप ज्ञान लेने आए हैं या नौकरी पाने आए हैं। ज्ञान लेने आए हैं तो वो अलग फिर राह पे चलिए, फिर टीचर का बताया हुआ मार्ग को फॉलो मत करिए, वो उसकी डायरेक्शन को मत मानिए, अपने हिसाब से चलिए अगर ज्ञान लेने आए हैं। हाँ, अगर पेपर निकालने आए हैं तो जितनी बातें बताई जा रही है उसे इंप्लीमेंट करेंगे, टीचर की आइडियोलॉजी पे ट्रस्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ कि ना, आज नहीं तो कल डेफिनेटली, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। लैंग्वेज है, एकदम से सब कुछ नहीं होगा। मैं वही वाली बात, शॉर्ट ट्रिक के पीछे मैं नहीं भागता, ना मैं आपको कहता कि आप ट्रिक्स के पीछे भागो, कितने दिन में ये और उतने दिन में वो और पेपर हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत लगती है हर चीज के अंदर, बशर्ते मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, आज नहीं तो कल। और अगर जिस चीज में मेहनत कर रहे हो वहां कामयाबी नहीं मिल रही है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे मेहनत की है तो 10 गुना ज्यादा फल आपको कहीं और मिल जाएगा। जहां कर पाना चाह रहे हो कुछ वहां नहीं मिला तो कहीं और आपको फल मिल जाएगा, कहीं और आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। और ये लैंग्वेज है बाबू, ये आपके एग्जामिनेशन के बाद भी काम आएगी, क्वांट्स काम नहीं आएगा, रीजनिंग काम नहीं आएगी, उनसे सीखी हुई एबिलिटीज काम आ जाएंगी, जनरल अवेयरनेस की नॉलेज काम आ जाएगी। लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, अगर नौकरी नहीं लगी तो कहीं तो जाओगे, जिंदगी में कुछ तो करोगे, तो हर जगह हर पल हर मोड़ पे आपका ये पीछा करेगी। तो इससे दूर मत भागो, इसको जेन्युइनली इंप्रूव करने की सोचो। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।